देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा यस मैम। ठीक है। तो देखो ये क्लास में ना हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे, हम लोगों ने लास्ट दिन जस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट ही किया था। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड क्लास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। हम एक बार रिकॉल करवाते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्योंकि एस में क्या होता है, इसमें रूल्स होता है ना, तो रूल्स हम लोग भूल जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो हम लोग एक बार करके गो थ्रू करेंगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एस का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों पढ़ना पड़ता है। देखो ये इशू किया गया है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है तभी हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्ट क्यों आया था। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्ट इसीलिए आया था ताकि जो भी अकाउंट्स बनता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कंपनी बनाए, कोई सोल प्रोप्राइटर बनाए, पार्टनरशिप बनाए, कोई भी बनाए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो वो सभी के लिए एट पर हो, मतलब सभी के लिए एक जैसा हो, मतलब कोई अलग अलग पॉलिसी या रूल्स के अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बना ले। इसीलिए गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया है कि सभी को उसी गाइडलाइन के अंदर क्या करना है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग जब मतलब तुम लोग जब मान लो कॉलेज में जाते हो तो जो भी यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ते हो तो सारे मतलब वो यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी पढ़ रहा है उसका क्वेश्चंस जो है सभी के लिए एक जैसा होगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी के लिए एक क्लास में जितने सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो सभी का क्वेश्चन जो है एक ही होगा, अलग अलग तो नहीं होगा ना। अलग अलग होगा तो फिर जो चेक करेगा वो तो पागल हो जाएगा ना। वैसे ही हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करने के लिए गाइडलाइंस दे दिया है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करके हमें करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि इससे बेनिफिट सबसे ज्यादा तो यूजर्स को होता है। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं यूजर्स का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है रीड करके बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, और सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर भी कर पाएंगे, एज वेल एज जो है वो उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने साथ भी खुद को कंपेयर कर पाएगा। मतलब तुम लोग का टेस्ट का रिजल्ट आ गया, तुम लोग अपने फ्रेंड से भी कंपेयर करके देख सकते हो कि मुझे कितना मिला उसे कितना मिला। ठीक है, सेम क्वेश्चन में। और ये भी करके देख सकते हो कि पिछले बार सेम सब्जेक्ट के टेस्ट में कितना मिला था, इस बार कितना मिला। ठीक है, मतलब खुद से कंपैरिजन, मतलब खुद के प्रीवियस ईयर या प्रीवियस टाइम पीरियड के साथ कंपैरिजन, एज वेल एज जो है किसी और के साथ। तो वैसे ही बिजनेस में कंपैरिजन करने का क्या जरूरत है, बिजनेस में कंपैरिजन करने का नीड यही होता है कि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ही, मतलब ऐसे यूजर्स, ठीक है, यूजर्स अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तभी ना हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कुछ एडवांटेजेस था तो बस मैंने एक बार जस्ट बता दिया कि एस क्यों हुआ है। बाकी तुम लोग अगर क्लास किसी का भी मिस है एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हर एक केस का अपना नाम होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो AS1 को बोला जाता है, इसका नाम दिया गया डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज को हमें कैसे डिस्क्लोज करना है। अब पॉलिसी का मतलब क्या है, देखो ये हम एक बार समरी में पूरा फटाफट गो थ्रू करवा देते हैं जो भी लिखवाया था। तो पॉलिसी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल यानी रूल्स। ठीक है, जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा कोई भी अकाउंट्स का ट्रीटमेंट करने के टाइम पे। तो प्रिंसिपल और रूल्स प्लस उस रूल्स को अप्लाई करने के लिए जो मेथड्स होता है, ये दोनों को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, जैसे कि देखो हम लोग फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था। तो फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिशिएशन ही चार्ज करना है ऐसा कौन बताया है, ऐसा हम लोग को AS10 ने बताया हुआ है। ठीक है, हम लोग अपने मन से नहीं करते हैं, हमें रूल्स बताया गया है कि अगर अकाउंट्स करना है, फिक्स्ड एसेट खरीदे हो तो फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल्स है। तो ये रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं। अब कैसे करके डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड से कर सकते हो, WDV मेथड से कर सकते हो, मशीन आवर मेथड से कर सकते हो, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड, डिप्लेशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो एक तो रूल्स होगा और रूल्स को कैसे अप्लाई करोगे उसके लिए मेथड्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का
अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब मैंने समझा दिया। तो अकाउंटिंग पॉलिसी देखो मैंने लिखवाया हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए जो मेथड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज को जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर बोला अकाउंटिंग पॉलिसीज आर सिलेक्टेड स्पेसिफिक प्रिंसिपल, ये मैंने डेफिनेशन लिखवाया कि व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। फिर बोला है कि जब भी हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करेंगे तो हमें कुछ फैक्टर्स को जो है दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग एज ए कोर्स जब प्रोफेशनल कोर्स चुनते हो तो तुम लोग को पता है कि नॉर्मल बीकॉम से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, या फिर नॉर्मल जो कोई भी तुम लोग अभी तक स्टडी किए हो उससे तो ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। तो ये तुम लोग दिमाग में रख के ही कोर्स में एडमिशन लेते हो, मतलब ये फैक्टर्स पहले से ही तुम लोग को पता है भाई ये सब कोर्स में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नॉर्मल मेहनत से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो मतलब कंसिडरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है, हम लोग जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्यों ना चूज करें, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू फेयर व्यू दिखाना चाहिए। ट्रू फेयर व्यू का मतलब कुछ गलत नहीं दिखाना चाहिए। जैसे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए फिक्स्ड एसेट पे, हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग एप्रिसिएशन लगाएंगे, तो हम लोग का एप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट का वैल्यू कम होना, और प्रैक्टिकली भी वही होता है। कोई भी एसेट को यूज करते करते उसका वैल्यू कम होता है, उसका वैल्यू बढ़ नहीं जाता है। सिर्फ एक ही फिक्स्ड एसेट है जिसका वैल्यू बढ़ता है, दैट इज लैंड, ठीक है। वैकेंट लैंड जो होता है उसका वैल्यू बढ़ता है टाइम के साथ साथ, लेकिन बाकी सारे एसेट का वैल्यू जो है कम होता है। तो हमें डेप्रिसिएशन ही लगाना है, एप्रिसिएशन नहीं लगाना है। तो वही बोल रहा है कि प्राइमरी कंसिडरेशन जो है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए। हम लोग गलत ट्रीटमेंट करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉल्स नहीं रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी जो कंसिडरेशन है उसमें 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। प्रूडेंस नेचर हमें फॉलो करना है, सब्सटेंस ओवर फ्रॉम और मेटेरियलिटी। प्रूडेंस नेचर क्या था बताते हैं। प्रूडेंस नेचर में ये था कि हम लोग फ्यूचर का जो है लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्यूचर का लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हैं आज ही। फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसको आज रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का जो हम लोग का प्रॉफिट है वो हम लोग आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है प्रूडेंस नेचर, ठीक है। जिसका मैंने तुम लोग को एक मतलब लाइफ के साथ रिलेटेड एग्जांपल दिया था कि तुम लोग फ्यूचर में काफी अच्छा कमा लोगे, तुम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करो, अब इसके बाद तुम लोग जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, तुम लोग का नॉलेज इतना अच्छा हो जाएगा कि तुम लोग बहुत ही अच्छा काम करके बहुत अच्छा कमा सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज से ही तुम लोग महंगा महंगा चीज खरीदना स्टार्ट कर दो क्योंकि मुझे तो फ्यूचर में बहुत अर्निंग आने वाला है, हम अभी से खर्चा कर लेते, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर के प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा सोच के आज अच्छा अच्छा चीज नहीं खरीद सकते हैं, महंगा महंगा चीज। लेकिन अगर हमारा फ्यूचर में कोई लॉस या एक्सपेंस होने वाला है, जैसे तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग इंटर में है, फाइनल में जाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस या फिर कोचिंग का फीस या फिर जो भी एग्जाम फीस ये सब खर्चा होगा, तो अभी से थोड़ा बचत करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर के लॉस को तुम लोग आज ही चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो कि मेरा खर्चा होगा तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। यही था हम लोग का प्रूडेंस नेचर। और अगर हम लोग अकाउंट्स के साथ उसे कंपेयर करके बोले तो प्रूडेंस नेचर में हम लोगों ने क्या देखा था, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखो तुम लोग प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट करते हो ना, कि फ्यूचर में अगर कोई डेटर मुझे पेमेंट नहीं करता है तो मेरा जो लॉस होगा उसके लिए हम आज ही प्रोविजंस कर लेते हैं, यानी फ्यूचर के लॉस को आज रिकॉर्ड कर रहे हो, ये होता है प्रूडेंस नेचर। लेकिन फ्यूचर में मान लो तुम लोगों को लग रहा है कोई डेटर मेरे से 5 लाख का सामान खरीदेगा, खरीद सकता है, अभी तक नहीं खरीदा, ऐसा हमारा मतलब थिंकिंग, ऐसा हमें लग रहा है कि खरीदेगा, तो क्या हम लोग 5 लाख का अभी रिकॉर्ड कर दे? नहीं कर सकते। 5 लाख का सेल अभी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जब तक सेल हम लोग का नहीं होगा ना एक्चुअली, तब तक हम लोग सेल को रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे, ठीक है, तब तक हम लोग सेल को रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब देखो उसके बाद प्रूडेंस के बाद हम लोगों ने पढ़ा था सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये क्या था? सब्सटेंस ओवर फॉर्म एक नॉर्मल सा मैटर था कि एक्चुअल क्या है वो हमें ज्यादा ध्यान देना है, लीगल फॉर्म में ध्यान नहीं देना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोग को, देखो हर एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि कोई हायर परचेज में अगर एक गाड़ी खरीदता है, ठीक है, तो क्या होता है, कोई अगर हायर परचेज में कुछ एसेट वगैरह खरीदा, हायर परचेज मतलब इंस्टॉलमेंट के तरह होता है, जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देगा तब तक उसे ओनरशिप नहीं दे दिया जाता है, लेकिन सारा बाकी सारा चीज उसे ट्रांसफर किया जाता है। मतलब मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था, मिस्टर बी अगर ये गाड़ी को
इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, जिसे हायर परचेज बोला जाता है। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा फर्क है, मैंने बोला भी था लास्ट दिन। तो मिस्टर बी को पोजीशन दे दिया जाएगा इस गाड़ी का, गाड़ी आप लेके जाओ, ठीक है, इसको यूज भी करो, ठीक है, इसको बिजनेस में लगा के आपको इनकम कर रहे हो, आपको रिवर्स मिल रहा है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गाड़ी अगर खराब होता है, कोई भी रिपेयर्स वगैरह का जरूरत हो, वो आपका प्रॉब्लम है, रिस्क भी आपका, ठीक है। लेकिन गाड़ी का ओनरशिप आपके पास नहीं है, गाड़ी का ओनर हम ही है। कौन है? मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए बोल रहा है गाड़ी का ओनर हम है, लेकिन गाड़ी को आप अपने हिसाब से यूज करो, खराब करते हो उसको ठीक आप करवाओ, आप इस गाड़ी को कहीं ओला उबेर में लगा के अर्न कर रहे हो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास रखो। लेकिन आपको ओनरशिप तभी मिलेगा जब आप अपने सारे इंस्टॉलमेंट को क्लियर कर दोगे। अब क्वेश्चन ये था कि हम लोग किसके बैलेंस शीट में फिर इस गाड़ी को दिखाए, क्योंकि ओनर तो मिस्टर ए है, उसे यूज अभी मिस्टर बी कर रहा है पेमेंट करते हुए, ठीक है। जब उसका पेमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा तो वो गाड़ी उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर लीगली देखे तो मिस्टर ए का ही गाड़ी है, लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल चीजों पे ध्यान दें, रियलिटी जो है, सारा टास्क तो मिस्टर बी ही गाड़ी यूज कर रहा है, गाड़ी खराब होने पे ठीक भी वही करवा रहा है, गाड़ी से अर्निंग भी वही कर रहा है, मतलब बिल्कुल अपने गाड़ी की तरह उसे ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें AS1 जो है ये बोल रहा है कि सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। तो लीगलिटी ज्यादा मैटर नहीं करेगा, जो रियलिटी है वो ज्यादा मैटर करेगा। यानी मिस्टर बी अपने बैलेंस शीट में इस गाड़ी को दिखा सकता है, जबकि वो ओनर नहीं है। वही था, ये देखो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है। मेटेरियलिटी क्या था? मेटेरियलिटी ये था कि अगर हम लोग का कोई भी मेटेरियल फैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हमें उसे क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर मेटेरियल का मतलब क्या था? इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यानी जो भी हमारा बहुत ही सिग्निफिकेंट मैटर है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि जो यूजर्स है वो अपना डिसीजन सही तरीके से ले सके। क्योंकि कुछ अगर इंपॉर्टेंट मैटर है जिससे हो सकता है कि यूजर अपना डिसीजन बदले, तो ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या हमें ध्यान रखना है जब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या था कि हमें क्या करना है, जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर या प्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने चूज किया है, वो हमें सारे एक ही जगह पे क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted preparation presentation of financial statement should be disclosed one place to facilitate better understanding of the statement। मतलब जितने भी सारे हम लोगों के अकाउंटिंग पॉलिसीज लिए गए हैं, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है, वो उनका सारा अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है एक के बाद एक होना चाहिए। मतलब मान लो कि किसी का एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना है टोटल 100 पेज का, ठीक है। अब उसने पहले 5 नंबर पेज में जो है अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज किया है कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी उसने चूज किया है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी को यहाँ डिस्क्लोज किया, फिर उसने ले जाके 10th नंबर पेज पे डिस्क्लोज किया। ये नहीं चलेगा। अगर यहाँ डिस्क्लोज करना स्टार्ट कर दिया गया है, तो जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर कोई 100 लगभग 100 अकाउंटिंग पॉलिसी भी अगर कोई अडॉप्ट कर रहा है, तो वो सारा एक के बाद एक उन्हें लिखते जाना पड़ेगा। एक 5 नंबर पेज में, एक 10 नंबर पेज में नहीं चलेगा। पहले 5 नंबर में स्टार्ट कर दिए हो तो 5 नंबर में पूरा लिख के कंप्लीट करो, फिर 6, फिर 7, ऐसे करके चलेगा। एक ही जगह पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कहीं भी डिस्क्लोज कर दोगे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि AS1 हमें बोल रहा है, क्योंकि AS1 तो वही है ना, कैसे करके अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है, उसके बारे में हमें गाइडलाइन देता है और हमें ये फॉलो करना ही पड़ेगा। और हमारे इंडिया में कौन ये AS जो है मतलब किसने ये एस इशू किया है? ICAI, ठीक है। ये भी मैंने बोल दिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, वो एस इशू करने का उनके पास राइट्स है, तो वही इशू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया था कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज नॉट रेमेडी फॉर ट्रीटमेंट। मतलब देखो, नॉट रेमेडी फॉर यहाँ पर देखो रॉन्ग ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या था कि हम लोगों ने अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज किया है, जैसे हमें यहाँ पर ऊपर बोला गया है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी अडॉप्ट कर रहे हो वो तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों ने ट्रीटमेंट ही रॉन्ग किया। जैसे मान लो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के जगह
फिक्स्ड एसेट पे कर दिया है एप्रिसिएशन, ठीक है, एप्रिसिएशन मतलब उसका वैल्यू बढ़ा दिया है, जबकि हमें पता है कि फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है ना कि एप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया है और एसएलएम मेथड में नॉर्मली डेप्रिसिएशन लगाने से माइनस होता है, हम लोगों ने ऐड वैड करके दिखा दिया, मतलब मान लो एक 100 रुपीज का एसेट है, उसपे 5% डेप्रिसिएशन यानी 5 रुपीज हम लोगों को दिखाना चाहिए था फर्स्ट ईयर में 100 माइनस 5 95, हम लोगों ने दिखा दिया 100 प्लस 5 105, ठीक है। और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने एप्रिसिएशन किया है और मेथड क्या यूज किया है, मान लो मेथड यूज किया है एसएलएम, ठीक है। हम लोग फिर से इसे 5 रुपए से बढ़ा दिए, ऐसे करके हमें 5 रुपए से कम करना चाहिए था, ठीक है, 90 हो जाता, हम लोगों ने क्या किया, इसको फिर से 5 रुपए से बढ़ा के इसको हम लोगों ने कर दिया 110, मतलब एसेट का वैल्यू होना चाहिए था 2 साल में कम होके 90, हम लोगों ने उसको कर दिया 2 साल में बढ़ा के 110, और हम लोगों ने वो डिस्क्लोज भी कर दिया, मतलब हम लोगों ने बता दिया कि हम लोग एसएलएम मेथड यूज किया है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने किया है बेसिकली एप्रिसिएशन। तो बोल रहा है कि डिस्क्लोज करना चाहिए, डिस्क्लोज कर दिया कि हम लोगों ने क्या मेथड यूज किया है, लेकिन ट्रीटमेंट तो रॉन्ग किया है ना, होना चाहिए हम लोग का माइनस, हम लोगों ने कर दिया है प्लस, मतलब हम लोगों ने एप्रिसिएशन कर दिया है जबकि ये होना चाहिए डेप्रिसिएशन, तो सिर्फ डिस्क्लोज कर दिया है बोल के सही ट्रीटमेंट है ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग नहीं बोल सकते। जैसे मान लो तुम लोग बोलोगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर एकदम सही दिया है, क्वेश्चन का आंसर गलत लिख दिया, मतलब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखने के जगह क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख दिया, नंबरिंग सही किया है कि ये क्वेश्चन नंबर 1, तो ये तो नहीं हुआ ना, ये कोई रेमेडी नहीं हुआ। अगर नंबर गलत कर दिए हो तो हो सकता है कि तुम लोग का पूरा आंसर को ही काट दिया जाए, क्योंकि तुम लोगों ने गलत प्रेजेंटेशन कर दिया ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 लिख के 1 का ही आंसर लिखना चाहिए, 2 का लिखने से क्या होगा, 2 जितना भी सही लिखो, अगर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख रहे हो और क्वेश्चन का नंबर 1 दे के रखे हो तो वो तो गलत मैटर हो गया ना। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रीटमेंट गलत किए और बोल रहे हो मैंने सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज किए जैसे AS1 में बोला हुआ था, इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर नोट्स बना हुआ है कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज नॉट अ रेमेडी फॉर द इज नॉट रेमेडी फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट, ठीक है, रॉन्ग ट्रीटमेंट का ये कोई रेमेडी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट दिन भी पढ़ा था, क्योंकि एएस में थोड़ा सा मुझे लगता है रिकॉल करवाना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा बताया एक बार। अब हम लोग जो है इस पे नेक्स्ट नया पॉइंट जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो हेडिंग करो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, यहां पर लिखते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। अगर हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं तो AS1 हमें क्या गाइडलाइन दिया है, हम लोग क्या कर सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज का मतलब जैसे मान लो कि कोई पहले यूज करता था स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, कोई यानी कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब उनको लगता है कि एसएलएम जो है ना वो उतना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, हम लोग WTV मेथड में शिफ्ट होना चाहते हैं, ठीक है। क्या वो ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स इनको फॉलो करना पड़ेगा। वो चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए उनको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या फॉलो करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि ये चेंज करने के वजह से बैलेंस शीट या पीएल में क्या इंपैक्ट आया है वो इनको बताना पड़ेगा, ठीक है। हम पहले लिखवा देते हैं, फिर एक एग्जांपल से ये पूरा पॉइंट को समझा देंगे, ठीक है। तो पहले एक बार लिख लो, यहां पर लिखेंगे मेटेरियल इफेक्ट इन द करेंट पीरियड, ठीक है। पॉइंट 1 इसके नीचे इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट shall be quantified, बता देंगे, लिखो हम ये मीनिंग सारा बता देंगे। सेकंड लिखेंगे इफ क्वांटिफिकेशन is not possible then fact
that then fact that such change will have a material effect in the current period in the, हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, तुम लोग का इसके नीचे जगह है तो लिख सकते हो, एक्चुअली हम और एक पॉइंट इधर लिखेंगे, ठीक है, इसीलिए इन द करेंट पीरियड should be disclosed, should be disclosed. अच्छा, और सेकंड लिखो ओल्ड पॉलिसी, थर्ड पॉइंट में लिखो न्यू पॉलिसी, और एक पॉइंट लिखवा के फिर ये पूरा पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो मैंने अभी क्या लिखवाया देखो, मैंने बोला कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या कोई अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसको क्या क्या जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले उसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, फिर पॉइंट, अच्छा ये 3, 4 होगा, मैंने गलती से ना 2 और 3 लिख दिया, इसको 3, 4 कर लो। ये पॉइंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर हम लोग और एक पॉइंट लिखेंगे इस साइड में, तुम लोग का जगह नहीं है तो उसके बाद भी लिख सकते हो। ये मेटेरियल इफेक्ट इन करेंट पीरियड, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड इफेक्ट इन लेटर पीरियड, ये वाला एक्सपेक्टेड इफेक्ट इन लेटर पीरियड। ये इससे रिलेटेड पॉइंट है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द फैक्ट ऑफ सच चेंज, द फैक्ट ऑफ सच चेंज। अच्छा, सेकंड में लिखेंगे द फैक्ट दैट इट विल likely have an effect in later period should be disclosed in, should be disclosed in the period, इधर लिखेंगे, अच्छा कहां तक लिखा, should be disclosed, अब इधर लिखेंगे in the period in which change is adopted, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिखवा दिया। अब इसका मतलब हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, देखो इसका मतलब क्या होगा। तो पहले पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर कोई अपना अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करना चाहे तो क्या होगा। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करने का मतलब हो गया कि पहले कुछ फॉलो करता था, अब कुछ और फॉलो कर रहा है, तो कैसे करके उसका इम्पैक्ट होगा। तो देखो हम यहाँ पर बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास, मान लो ए लिमिटेड एक कंपनी है, इनके पास एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, इनके पास एक फिक्स्ड एसेट है जिसका वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। अब इस पे ये क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, करना भी पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करना पड़ेगा, रूल्स है। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते हैं, मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 10% पर एनम, और कौन से मेथड पे, एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज करते हैं, ठीक है। और इन्होंने ऐसा कितना दिन चार्ज किया, मान लो इन्होंने ऐसा चार्ज किया है फॉर 4 इयर्स, 4 इयर्स चार्ज किया है, ठीक है। और आफ्टर दैट ये उसके बाद सोच रहे हैं, आफ्टर दैट वांट टू चेंज देयर पॉलिसी, वांट टू चेंज देयर पॉलिसी ऑफ
डेप्रिशिएशन टू WDV मेथड। अब ये चाहते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे ये हो जाए, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। अगर हम लोग एसेट का वैल्यू कितना है, एसेट का वैल्यू है हम लोग का, एसेट का कॉस्ट बोलेंगे इसे, ठीक है। कॉस्ट मतलब जितने से हम लोगों ने परचेज किया, हमारे पॉकेट से जितना पेमेंट हुआ था, तो हम लोग के लिए उसका कॉस्ट हो गया इतना। अब इस पे डेप्रिशिएशन लगेगा, तो डेप्रिशिएशन लगने से वैल्यू कम होगा, 10% पर एनम है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो 10/100 मतलब अगर कोई एसेट का वैल्यू 100 रुपीज है तो वो 10 रुपीज का डिप्रिशिएट होगा, तो 1 रुपीज है तो 10/100 का होगा, तो 1 लाख है तो कितने से डिप्रिशिएट होगा, 10/100 इंटू 1 लाख, है ना। तो सीधा बात है 1 लाख पे 10% लगा दो, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दे 1 लाख पे हम लोग 10% लगा देते हैं, तो ये हो गया 10,000। तो डिप्रिशिएशन हम लोग का हो गया 10,000, ठीक है। अच्छा, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कम होके हो गया 90,000, क्योंकि 1 लाख से अगर 10,000 हटा देंगे तो 90,000 हो जाएगा। ये हम लोग का ईयर 1 का डिप्रिशिएशन लग गया, ठीक है। फिर ईयर 2 में भी डिप्रिशिएशन सेम 10% ही लगा है। अब कितना लगाएंगे, फिर से 10,000 ही लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हमेशा एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रेट लगता जाएगा, हमेशा एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट पे भी लगेगा। और एक फॉर्मूला भी होता है, अगर हमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे देता है तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, अगर क्वेश्चन में स्क्रैप रहता है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इससे भी एसएलएम मेथड से होता है, लेकिन यहाँ मैंने परसेंटेज दिया है तो उसी के हिसाब से करते हैं। फिर से डिप्रिशिएशन हमारा 10,000 ही लगेगा। इतना समझो कि एसएलएम का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, हमेशा एक ही जैसा डिप्रिशिएशन लगता जाएगा। 80,000 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर डेप्रिशिएशन लगेगा 10% ईयर 3 में, फिर से कितना लगेगा 10,000, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 70,000। फिर से इन्होंने एसएलएम पे ही डेप्रिशिएशन लगाया है, क्योंकि 4 साल तक ऐसा ही लगाया है ईयर 4 में। तो ये हम लोग का हो गया फिर से 10,000, यानी एसेट का वैल्यू कितना बच रहा है, 60,000 एसेट का वैल्यू बच रहा है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग 10,000 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये लोग एसएलएम फॉलो नहीं करना चाहते। ये लोग बोल रहे हैं हम लोग अपना डिप्रिशिएशन WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में करेंगे। तो WDV मेथड में क्या होता है, WDV मेथड में हमें डिप्रिशिएशन जो लगाना है, अब मान लो ये WDV चाहते हैं लेकिन रेट वही रख रहे हैं, सपोज WDV एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो एसेट को रिड्यूस करने का रेट है वो 10% ही रख रहे हैं, मेथड चेंज कर रहे हैं। तो अगर WDV में करेंगे तो अभी कितना डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, अब इसके बाद से ये लोग ऐसा चाहते हैं। तो अभी ये एसेट का वैल्यू कितना हो चुका है 60,000, ठीक है। अब अगर हम लोग एसएलएम फॉलो करते तो 60,000 पे कितना डिप्रिशिएशन लगता है 10,000, ठीक है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं हम लोग WDV फॉलो करेंगे, तो फिर से डिप्रिशिएशन लगेगा 10%, लेकिन किस पे लगेगा 60,000 पे। तो ये देखो 60,000 इंटू 10%, तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना बचेगा, माइनस कर लेते हैं 60,000 माइनस 6,000, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 54,000। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि ये मेथड वही होता है कि WDV मेथड में क्या होता है, बचे हुए वैल्यू पे डिप्रिशिएशन लगता है। जैसे अगर ये एसएलएम नहीं होता तो 90,000, मान लो ये WDV होता तो 90,000 पे 10% 9,000 लगता, ठीक है। फिर 81,000 वैल्यू बचता, फिर इस पे 10% लगता है, यानी 8,100 होता। WDV मेथड में क्या होता है कि डिप्रिशिएशन के बाद एसेट का जो बचा हुआ वैल्यू है, हर बार डिप्रिशिएशन के बाद एसेट का जो बचा हुआ वैल्यू है उस पे डिप्रिशिएशन का रेट कैलकुलेट होगा। एसएलएम का मतलब है कि हमेशा जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे ही रेट लगाओ। देखो उस पे ही रेट लगा है, हर बार उस पे ही रेट लगा है, तुम लोग चेक करके देखो। और अगर WDV होता है तो बचे हुए वैल्यू पे रेट लगता जाता है, बचे हुए वैल्यू पे, ठीक है। तो बचा हुआ वैल्यू भी यहाँ चेंज हो जाएगा अगर वैसा होता तो जो भी हो, यहाँ पर मैंने इसीलिए क्या किया, बचा हुआ जो एसेट का वैल्यू है उस पे मैंने रेट लगाया 10%, क्योंकि इन्होंने WDV मेथड जो है अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेंज हुआ वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो मेटेरियल इफेक्ट इन करेंट पीरियड, हमें बताना पड़ेगा कि क्या मेटेरियल यानी क्या सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट इफेक्ट आया अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं। इसका पीएल पे इंपैक्ट बताओ और बैलेंस शीट पे इंपैक्ट बताओ। यहाँ क्या लिखा है, देखो इम्पैक्ट ऑन पीएल एंड बैलेंस शीट शैल बी क्वांटिफाइड। इसका मतलब क्या है, हमें ये बताना है कि ये चेंज करने के वजह से अब से बैलेंस शीट और पीएल में कितने का इंपैक्ट आएगा, ये हमें बताना है। तो हम लोग इंपैक्ट आराम से बता सकते हैं। देखो अगर हम लोग इसको WDV नहीं यूज करते तो कितना डिप्रिशिएशन लगाते हैं,
कितना लगाते, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिफ्थ ईयर, ये हम लोग का कौन सा है, फिफ्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में हम लोगों ने डब्ल्यूडीबी किया। अगर हम लोग फिफ्थ ईयर में डब्ल्यूडीबी नहीं करते तो कितना डिप्रिशिएशन लगाते, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग एसएलएम ही फॉलो करते तो कितना डिप्रिशिएशन लगाते, ये बताओ, बोलो। अगर हम लोग मैंने तो अभी बोला एसएलएम में क्या होगा, हमेशा एक ही जैसा डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। अगर हम लोग फिफ्थ ईयर में डब्ल्यूडीबी में शिफ्ट नहीं होके एसएलएम में ही रहते तो कितना डिप्रिशिएशन लगाते, अरे बोलो। 10,000 ही लगाते, 10,000 ही लगाते। डिप्रिशिएशन पीएल में हम लोग इधर दिखाते हैं, ठीक है, एक्सपेंस बोल के टू डिप्रिशिएशन 10,000, ठीक है। ये हम लोग कौन से ईयर में दिखाते हैं, हम ये फिफ्थ ईयर का बात कर रहे हैं। अगर हम लोग एसएलएम में ही रहते, शिफ्ट नहीं होते दूसरे मेथड में, तो ये दिखाते। लेकिन क्योंकि हम लोग एसएलएम में शिफ्ट हो चुके हैं तो हम लोग कितना डिप्रिशिएशन दिखाएंगे, सॉरी डब्ल्यूडीबी में शिफ्ट हो चुके हैं तो हम लोग डिप्रिशिएशन दिखाएंगे 6,000, ठीक है। डिप्रिशिएशन क्या है, मेरा एक्सपेंस है, एसेट को यूज करने का एक्सपेंस। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या प्रॉफिट में इंपैक्ट होगा, यहाँ प्रॉफिट कितना दिखेगा और यहाँ कितना दिखेगा, देखो मैंने तो कोई अमाउंट लिख नहीं रखा है, लेकिन तुम लोग ये बताओ कि किसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। अगर मेरा खर्चा 10,000 है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, या मेरा खर्चा 6,000 है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। अगर मेरे बिजनेस का एक ही खर्चा है तो मुझे एक चीज बताओ कि मेरा इनकम सपोज यहाँ पर जो भी है, मान लो यहाँ पर मेरा इनकम 15,000, यहाँ 15,000, इनकम साइड में इनकम दिखा दिया। अगर हम नहीं भी दिखाते तो भी तो तुम लोग बोल पाओगे। अगर तुम लोग का मंथली खर्चा है 10,000 और मंथली खर्चा है 6,000 सपोज, तो तुम लोग का किसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर तुम लोग के पास 15,000 रुपए मंथली रहता है और खर्चा 10,000 होता है तो बचेगा 5,000, और अगर खर्चा 6,000 होगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर 15,000 माइनस 6,000, तो यहाँ पर बचेगा 9,000। तो ऑब्वियसली इसमें तुम लोग के पास ज्यादा पैसा बचेगा। तो वैसे ही रिलेट करके मुझे ये बताओ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना डिप्रिशिएशन दिखाता है 10,000 तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, और अगर वो पीएल डिप्रिशिएशन दिखाता है 6,000 तो उसका प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा, किसमें प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, किसमें कम दिखेगा, ये बताओ। प्रॉफिट में क्या चेंजेस दिखेगा, बोलो, प्रॉफिट में क्या चेंजेस दिखेगा। इसमें और इसमें प्रॉफिट में क्या डिफरेंस दिखेगा, यहाँ जितना भी प्रॉफिट आएगा यहाँ के प्रॉफिट से कम दिखेगा कि ज्यादा दिखेगा, कम दिखेगा। किसमें कम दिखेगा, बोलो। एसएलएम में प्रॉफिट कैसे दिखेगा, ज्यादा या कम, एसएलएम में प्रॉफिट कम दिखेगा, कम दिखेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉफिट जो है ज्यादा दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। कितने से ज्यादा दिखेगा, बोल सकते हो, बोल सकते हो, ये दोनों अमाउंट को कंपेयर करके 4,000, ठीक है। प्रॉफिट का अप एंड डाउन जो है वो कितने से दिखेगा, 4,000 से, ठीक है। अगर हम लोग डिप्रिशिएशन 10,000 ही दिखाएंगे तो हमारा जो भी प्रॉफिट आने वाला है वो इससे 4,000 कम ही आएगा, क्योंकि मेरा खर्चा 10,000 है। और अगर मेरा खर्चा 6,000 है तो हम रिवर्सली ये बोल सकते हैं, अगर हम डब्ल्यूडीबी में शिफ्ट हो रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट 4,000 से क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, जो भी प्रॉफिट है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इनका इनकम है 25,000 तो इनका प्रॉफिट कितना दिखेगा, 15,000 दिखेगा। और यहाँ पर भी मान लो इनकम 25,000, तभी ना हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। और हम लोग बोल रहे हैं हम लोग खर्चा दिखाएंगे 6,000 तो हम लोग का कितना दिखेगा प्रॉफिट, 19,000। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4,000, क्योंकि अगर एक्सपेंस मेरा 4,000 से कम या ज्यादा है तो प्रॉफिट भी 4,000 से कम या ज्यादा होगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि पीएल में क्या इंपैक्ट आया, ठीक है। और बैलेंस शीट का भी दिखाते हैं, बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आएगा। अगर हम लोग एसएलएम वाला मेथड यूज करते हैं तो हम लोग का फिक्स्ड एसेट कितना दिखेगा, फिक्स्ड एसेट दिखेगा 10,000, सॉरी ये कितना दिखेगा 60,000 था, और अगर हम लोग और 10,000 लगाते हैं तो यहाँ पर दिखेगा हम लोग का 50,000, है ना। मतलब माइनस करते जाओ ना, ये फर्स्ट ईयर का वैल्यू, ये क्या हो गया, 1,00,000 का एसेट 90,000, ठीक है। फिर 90,000 का एसेट 80,000, फिर 80,000 का एसेट 70,000, फिर 70,000 का 60, और फिफ्थ ईयर में अगर फिर से चार्ज करते हैं 10,000 तो वो हो जाएगा 50,000, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का एसेट का वैल्यू कितना दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग का एसेट का वैल्यू दिख रहा है, ये देखो 54,000। तो यहाँ पर भी हम लोग का एसेट का वैल्यू कितने से ज्यादा दिख रहा है, मतलब 4,000 से इंपैक्ट
इम्पैक्ट ला रहा है, ठीक है, वही होगा, क्योंकि अगर हम अपने एसेट को 4,000 रुपए से कम डिप्रिशिएट करेंगे तो मेरा एसेट 4,000 से ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने पे हमें क्या बोलना पड़ेगा कि हमें ये बताना पड़ेगा पीएल बैलेंस शीट में इसका क्या इम्पैक्ट आया। तो ये प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया कि पीएल में क्या इम्पैक्ट आया। अगर हम लोग एसएलएम से डब्ल्यूटीवी में शिफ्ट होंगे तो हमारा प्रॉफिट 4,000 से बढ़ जाएगा और हम लोग का जो एसेट का वैल्यू है वो भी 4,000 से बढ़ जाएगा। अगर हम लोग ऐसा करते कि पहले डब्ल्यूटीवी यूज कर रहे थे अब एसएलएम करते हैं तो वैसे देख के वैसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने समझाया कि क्या करना है, इम्पैक्ट ऑन पीएल और बैलेंस शीट बताना है और क्वांटिफाइड भी करना है। क्वांटिफाइड का मतलब है कि हमें ये बताना है कितने क्वांटिटी से कम या ज्यादा हो रहा है, जैसे कि 4,000 और यहाँ भी 4,000, ये हम लोग बता पा रहे हैं। क्वांटिफाई करके हमें बताना पड़ेगा, लेकिन क्वांटिफाई अगर पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। ये देखो क्या लिखा है मैंने, इफ क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है then fact that such change will have a material effect in the current पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड। इसका मतलब क्या है, कभी कभी कैलकुलेशन इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यहाँ तो बहुत आसान सा कैलकुलेशन था तो हम लोगों ने 4,000 देख लिया, फिर भी तुम लोगों को बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो कभी कभी कैलकुलेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इतने ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं कि कैलकुलेट करके ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है आसानी से कि क्वांटिटी में कितना इफेक्ट आया। इफेक्ट तो आएगा, चेंज होगा तो इफेक्ट तो जरूर आएगा, लेकिन कितना इफेक्ट आ रहा है वो हम लोग अमाउंट यानी मॉनिटरी वैल्यू में नहीं बता पा रहे। ऐसा अगर सिचुएशन कभी होता है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो बोल रहा है कि इफ क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करें, तो क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है कि फैक्ट दैट सच चेंज विल हैव ए मेटेरियल इफेक्ट। तो हमें बताना पड़ेगा कि क्या मतलब मेटेरियल इफेक्ट आ जाएगा इस चेंज के वजह से करेंट पीरियड में, शुड बी डिस्क्लोज। मतलब अगर हम लोग ये 4,000 नहीं बोल पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये बता दो कि पीएल में क्या इंपैक्ट आएगा। कम से कम ये तो बोल सकते हैं प्रॉफिट पहले से ज्यादा कि कम दिखेगा, कितना ज्यादा कम नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा कि प्रॉफिट का क्या मतलब पीएल में क्या इंपैक्ट आएगा, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, कम से कम वही बता दो। अगर इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट नहीं बोल पा रहे हो, बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट हो रहा है एसेट का, एग्जांपल के अकॉर्डिंग एसेट कुछ और भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, वही बता दो कि जो भी आइटम हम लोग चेंज कर रहे हैं, आइटम पे ऊपर लगा हुआ पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं, उस पे बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आ रहा है, मतलब उस आइटम का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, कम से कम वही बता दो। अगर वैल्यू नहीं बता पा रहे कोई बात नहीं, इफेक्ट बता दो कि क्या हो रहा है, ठीक है। वैल्यू के साथ नहीं बता पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन इफेक्ट बता दो कि क्या होगा, वही बोल रहा है। If quantification is not possible, then fact that such change will have a material effect in the current period should be disclosed। तो हमें क्या करना है, करंट पीरियड में उसका क्या इफेक्ट आएगा वो बताना है। करंट पीरियड का मतलब जिस पीरियड में ये चेंज हो रहा है, ठीक है। करंट पीरियड का मतलब जिस पीरियड में ये चेंज हो रहा है उसका बात हो रहा है, कम से कम उस पीरियड का इफेक्ट बताओ। एक तो हमें ये पॉइंट बोला है, अगर हम लोग अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं और साथ ही साथ हमें ओल्ड पॉलिसी भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि पहले हम लोग क्या यूज करते थे। तो मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग एसएलएम, अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, डब्ल्यूटीवी। तो ये सारे चीजों को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये चला गया हम लोग का एक पॉइंट, ठीक है। और एक चीज हमें फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड इफेक्ट इन लेटर पीरियड, ठीक है। लेटर पीरियड यानी इस साल, जिस साल हम लोगों ने चेंज किया, करेंट पीरियड में हमारा क्या इफेक्ट हो रहा है वो तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। अगर हम लोग क्वांटिफाई कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ इफेक्ट बता देंगे विदाउट एनी क्वांटिटी, ओल्ड पॉलिसी न्यू पॉलिसी भी बता देंगे। लेकिन इसका इफेक्ट तो अगर एक साल आ रहा है ऐसा नहीं है, आगे भी इसका इफेक्ट आता जाएगा। इस पॉलिसी को चेंज करने की वजह से अगर आगे भी मतलब नेक्स्ट पीरियड एंड नेक्स्ट पीरियड में भी हमारा अगर इफेक्ट आता जाएगा तो वो भी हमें डिस्क्लोज करना है। तो द इफेक्ट, एक्सपेक्टेड इफेक्ट इन लेटर पीरियड, द फैक्ट ऑफ सच चेंजेस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जिस वजह से इफेक्ट आएगा उस फैक्ट को हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करके दिखाना है, फैक्ट ऑफ सच चेंजेस, ठीक है। फिर क्या बोला है यहाँ पर देखो, द फैक्ट that it will likely have an effect in later period should be disclosed
इन द पीरियड इन विच चेंज इज अडॉप्टेड। मतलब क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें उसके बाद वाले पीरियड में भी, करेंट पीरियड जिस पीरियड में चेंज किया उस पीरियड का इफेक्ट तो बताएंगे, वो इधर बोला मैंने। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगर लेटर पीरियड में भी इस फैक्ट के वजह से हमारा इफेक्ट आएगा तो वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब करेंट पीरियड में भी क्या इफेक्ट आ रहा है बताओ, अगर क्वांटिफिकेशन ठीक कर पाते हो तो करो, नहीं कर पाते हो तो ऐसे ही बताओ, और लेटर पीरियड में क्या इफेक्ट आएगा उसे भी हमें बताना है। मतलब अगर इस पॉइंट को हम समरी कर देना तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो क्या करने बोल रहा है हमें, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा करेंट पीरियड में क्या इफेक्ट आ रहा है, करेंट पीरियड में क्या इफेक्ट आ रहा है उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वो कैसे डिस्क्लोज करेंगे, अगर क्वांटिफाई कर पाते हैं, क्वांटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, तो क्वांटिफाई करके पीएल में क्या इफेक्ट आ रहा है और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आ रहा है, ये दोनों बात को हमें बताना पड़ेगा। अगर नहीं क्वांटिफाई कर पाते हैं तो क्या करेंगे, क्वांटिफाई अगर नहीं कर पाते हैं तो ओनली इफेक्ट, इफ क्वांटिफिकेशन नॉट पॉसिबल, इफ क्वांटिफिकेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये चीज हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने समरी कर दिया। और करेंट पीरियड का ऐसे करना पड़ेगा, और इस पे क्या करना पड़ेगा, लेटर पीरियड में हमें क्या करना पड़ेगा, मेटेरियल इफेक्ट जो भी आने वाला है, मेटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड, ये भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। करेंट पीरियड में क्या इफेक्ट आ रहा है वो तो हमें बताना ही पड़ेगा, साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा हमें, मेटेरियल इफेक्ट अगर कुछ भी, मतलब कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट चेंजेस, इफेक्ट मतलब कुछ भी अगर चेंजेस आ रहा है हम लोग का जो कि मेटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, लेटर पीरियड में भी आएगा तो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा कि ये सारे पॉइंट का हमारा यूज क्या है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अभी तक तुम लोग को क्वेश्चन तो मिला नहीं है, तो क्वेश्चन देखने से तुम लोग को समझ में आएगा किस तरीके का क्वेश्चन हमारा इससे आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक पॉइंट बाकी है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो जब भी हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेते हैं तो हमारा कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है जो कि हमें फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब है कि जो हमारा नॉर्मल रूल्स है, ठीक है, जैसे कि तुम लोग बचपन से पढ़े होगे, ये सारे टर्म सुने होंगे, जैसे गोइंग कंसर्न। ठीक है, ये देखो गोइंग कंसर्न हम लोग पढ़े हैं, 11 में तुम लोग पढ़ते हो गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि गोइंग कंसर्न का मतलब एक बिजनेस अगर ओपन हुआ है तो वो चलता जाएगा। हाँ, अगर किसी रीजन से बंद हो गया, जैसे कि कुछ लॉस हुआ या फिर कुछ पे प्रॉब्लम हुआ, बंद हो गया, वो बात अलग है, लेकिन एक बिजनेस जब ओपन होता है तो यही एजम्पशन के साथ ओपन होता है कि वो चलता ही जाएगा। ठीक है, और एक होता है कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, ये सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। मतलब जब भी कोई अपना अकाउंट्स रेडी करता है तो वो ये तीन एजम्पशन के साथ ही रेडी करता है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हो जाएगा, गोइंग कंसर्न का मतलब लिखो एन एंटरप्राइज, एन एंटरप्राइज इज नॉर्मली viewed as going concern। नॉर्मली एक बिजनेस को हम लोग एज ए गोइंग कंसर्न देखेंगे। मतलब मान लो आज एक नया कोई तुम लोग का, जहां भी तुम लोग रहते हो आसपास मान लो नया कोई शॉप ओपन हुआ, तो क्या कल देखोगे वो बंद हो गया? ऐसा होने से हम लोग क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बिजनेस करता है भाई, आज ओपन किया एक हफ्ते के बाद बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता, हम लोग क्या सोचते हैं, नया दुकान खुला है मतलब बंद थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी सोचते हैं। वैसे ये अकाउंट्स भी वैसे ही बनता है कि कोई भी एक एंटरप्राइज नॉर्मली उसको गोइंग कंसर्न ही हम लोग सोचते हैं। मतलब बिजनेस ओपन हुआ है यानी चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि आज मतलब ओपन कर लिया कल बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दैट इज continuing its operation
in the foreseeable future, enterprise neither has the need for nor the intention to liquidating. मतलब बोल रहा है कि जब भी कोई एंटरप्राइज जो है ओपन होता है, उसको हम लोग कैसे देखते हैं कि वो जनरली गोइंग कंसर्न ही होगा, बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। दैट इज कंटिन्यूइंग, मतलब चलता ही जाएगा। इट्स ऑपरेशंस, मतलब जो भी एक्टिविटी ये करता है, ऑपरेशंस मतलब बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। अब जिस भी चीज का वो बिजनेस करता है, इन द फोरसीएबल फ्यूचर, फोरसीएबल फ्यूचर मतलब फ्यूचर में जो टास्क के साथ वो बिजनेस ओपन किया है वो करता ही जाएगा। एंटरप्राइज नाइदर हैज द नीड नॉर द इंटेंशन टू लिक्विडेटिंग, जो बिजनेस है ना तो उसको कोई नीड है अपने बिजनेस को बंद करने का, ना ही उसका कोई इच्छा है, ठीक है। मतलब हम लोग को डिसकंटिन्यू करने का कोई भी इच्छा नहीं है, ना तो कोई जरूरत है, ठीक है। ये होता है गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन के साथ ही जो है हम लोग का क्या होता है, अकाउंट, ये जो क्या बोला है देखो, फंडामेंटल अकाउंट, मतलब जो भी अकाउंट्स बनता है वो इसमें ये एज्यूम्ड होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न ही है। ये एज्यूम्ड होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न है, इसको हमें अलग से डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हम लोग एसएलएम यूज करें, क्या करें नहीं करें, लेकिन 3 ऐसे फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसीज है जिसे हमें डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है। एज्यूम्ड है कि हम लोग ये सारे चीजों को फॉलो कर ही रहे हैं, इसे हमें अलग से डिस्क्लोज नहीं कर। जैसे देखो, हम जो है रोज तुम लोग का क्लास लेते हैं 11:40 को, ठीक है। तो हम 11:40-45 में स्टार्ट कर देते हैं, तो मुझे ये रोज बताने का जरूरत नहीं है कि हम 11:45 में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मुझे रोज बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लिख देते हैं कि हाँ आज का क्लास इतने से है, वो तुम लोग को रिकॉल करवाने के लिए, वो जस्ट एक बार रिमेम्बर करवा देते हैं। लेकिन अगर हम किसी दिन भूल भी जाते हैं, सोचो अगर हम किसी दिन भूल जाते हैं, जब तक हम अलग से तुम लोग को इन्फॉर्म नहीं कर रहे कि आज क्लास ऑफ है, तो एज्यूम्ड है कि क्लास होगा, ठीक है, एज्यूम्ड है कि क्लास होगा। अगर तुम लोग को डाउट लगता है पूछ सकते हो कि मैम आज आपने कुछ बोला नहीं, क्लास होगा कि नहीं होगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से हम आज क्लास 12 बजे स्टार्ट करेंगे, मान लो इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तो मुझे बताना जरूरी है। नहीं तो मैंने जब बोल दिया कि अकाउंट्स क्लास इतने बजे से है, मतलब बस उतने बजे से ही है। अब हम इसमें डिले थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। अगर मेरा डिले होता है तो मुझे बताना पड़ेगा, मतलब ये फंडामेंटल एजम्पशन। मतलब मुझे भी लगता है कि 11:40 मैंने बोला है तो सभी को 11:40 में ज्वाइन कर लेंगे, मतलब 1-2 मिनट आगे पीछे करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये बोल रहे हैं कि अब मुझे बार बार थोड़ी ना बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा। तो वैसे ही अब जैसे देखो अकाउंट्स रहता है तो ऑब्वियसली अकाउंट्स ही रहेगा। अगर हम नहीं भी लिखते हैं कि आज का अकाउंट्स क्लास इतने बजे से है, तो तुम लोग का एजम्पशन है ना कि आज मेरा इतने बजे से क्लास है। देखो हम सुबह लिखते हैं, लेकिन तुम लोग जब सोचते हो कि कल मेरा क्या क्या क्लास है, तो रूटीन के अकॉर्डिंग तुम लोग को पता ही होता है आज मेरा ये क्लास है, आज मेरा वो क्लास है। तो ये क्या हो गया, फंडामेंटल एजम्पशन कि तुम लोग को पता है कि आज क्लास होगा। नहीं होता है बाई चांस किसी वजह से, तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम लोग को बताना कि आज क्लास नहीं होगा। वैसे ही जब भी कोई अकाउंट्स बनता है तो ये एज्यूम्ड है कि वो इंटरप्राइज गोइंग कंसर्न है। ये चीज उसे लिख के अलग से डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। ये चीज उसे अलग से लिख के डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। जैसे अगर बाई चांस मेरा क्लास 11:40 की जगह 12:40 से होता है तो मुझे लिखना जरूरी है, बाकी रोज हम जो लिखते हैं वो लिखना जरूरी नहीं है। वो तो मेरा एक आदत हो गया, हम लिख देते हैं ताकि तुम लोग भूल भूल ना जाओ, इसीलिए। लेकिन सोचो अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो एज्यूम्ड है कि क्लास है, क्योंकि इसमें तुम लोग ये नहीं बोल सकते हो कि क्लास, मतलब अगर हम कुछ नहीं बोलते पूछ सकते हो कि क्लास होगा कि नहीं, लेकिन नॉर्मली तुम लोग को क्या लगेगा, क्लास तो होता ही है। जब तक हम कुछ नहीं बता रहे मतलब क्लास होगा। अगर कुछ मतलब ऐसा है कि नहीं ले पाते हैं तो हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। वैसे ही अगर गोइंग कंसर्न है ये बोलने का जरूरत नहीं है, अगर गोइंग कंसर्न नहीं हो तो बोलने का जरूरत है, ठीक है। गोइंग कंसर्न अगर नहीं हो तो बोलने का जरूरत है, गोइंग कंसर्न हो इस चीज को बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग और एक फंडामेंटल एजम्पशन लिखेंगे, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ठीक है।
कंसिस्टेंसी में क्या होगा, कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो जाता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हम लोग ले रहे हैं, ऐसे अकाउंटिंग पॉलिसीज should be consistently applied from one period to another। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग ले रहे हैं, एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे देखो, हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि देखो, हम दो चीजें समझा देंगे, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाओ कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बोला कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरा बात समझो। हम लोग एसएलएम यूज कर रहे थे, हमें किसी वजह से ऐसा लगा कि हमें डब्ल्यूडीबी में चेंज होना चाहिए, तो हम लोग हो रहे हैं, और चेंज होने से हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा अभी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते 2 महीना ये यूज कर लेंगे, फिर 2 महीना ये यूज कर लेंगे, फिर 2 महीना ये यूज कर लेंगे। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इतना सारा पॉलिसी है, चलो सभी को यूज करते हैं, थोड़ा 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 करके। ऐसा नहीं हो सकता है, जो भी तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उसे चूज कर लो। हाँ, आगे जाके अगर लगता है कि हाँ भाई मुझे चेंज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो डिस्क्लोज करो, उस पर क्या इफेक्ट आएगा करो। मतलब ऐसा नहीं है कि 5-7 मेथड है, चलो सबको एक एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो भी यूज कर रहे हो उसे कंसिस्टेंटली करते जाओ, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, कंसिस्टेंटली करते जाओ। अगर उसके बाद तुम लोग को लगता है कि मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है नहीं नहीं, ये हम लोगों ने कम से कम 8-10 साल यूज कर लिया, ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं लग रहा है, अभी जो हमारा बिजनेस मॉडल है उसके लिए हमें कोई दूसरा मेथड ज्यादा सुटेबल होगा, तो हम लोग कर सकते हैं। और अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले पूरे डिटेल्स में देखा क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो, तुम लोग जो जो भी, जैसे मान लो तुम लोगों ने कॉमर्स चूज किया है, किसी ने कुछ चूज किया, ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो ही हम लोग स्ट्रीम चेंज करते हैं नॉर्मली। ठीक है, जैसे मान लो कि साइंस से कॉमर्स में आना, या आर्ट्स से कॉमर्स में आना, या फिर कॉमर्स से किसी और स्ट्रीम में जाना, ये हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि तुम लोग 11 पढ़ते पढ़ते मान लो 2 दिन कॉमर्स पढ़ लिए, फिर बोल रहे नहीं हम लोग ना थोड़ा आर्ट्स पढ़ के देख लेते हैं, चलो छोड़ो हम लोग थोड़ा साइंस पढ़ के देख लेते हैं। ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। ठीक है, अब 11 में जो ले लिए हो, कम से कम 11-12 तो उसी से तुम लोग को करना पड़ेगा। आगे जाके जो है फैसिलिटीज होता है कि हम लोग चाहे तो स्ट्रीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि चेंज करना जरूरी है, हम लोग इस सब्जेक्ट में हमें जो है समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हमें कुछ और कोर्सेज करना है, तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन एक हिसाब से, एक सिस्टम से करना चाहिए। हम लोग 2-2 मिनट में कोई चीज को चेंज करेंगे, ऐसा अलाउड नहीं है। तो वही चीज बोल रहा है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 पॉलिसी है, हर एक पॉलिसी को हम लोग हर एक मंथ में चेंज करते जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। और अगर चेंज करना चाहते हो तो उसका रूल्स बता दिया। मतलब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली जो है यूज कर रहे हैं, उसको हमें डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस ऐसा है जो कि हमें डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं। हम लोग कोई कंसर्न है बोलने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं हो तो ही बोलो। हम लोग कंसिस्टेंट है अपने अकाउंटिंग पॉलिसी में, ये बात हमें लिख के दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कि तुम लोग अगर 11 में मान लो कि अगर तुम लोग 11 में जो मान लो तुम लोगों ने क्या किया है, कॉमर्स चूज किया है, ठीक है, तो तुम लोग कॉमर्स में ही हो, यही हम मान के चलेंगे जब तक तुम लोग का 12th कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम लोग को बार बार बोलने का जरूरत नहीं कि हम कॉमर्स स्ट्रीम से है, कॉमर्स स्ट्रीम से है। ठीक है, वैसे ही तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हम लोग का फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हो जाएगा एक्रूअल बेसिस। ठीक है, अकाउंट्स हम लोग का हमेशा एक्रूअल बेसिस पे ही होता है। जो मतलब तुम लोग का बेसिक अकाउंट्स क्लास जो होता है सर के पास, वहां पर तुम लोग ये सारी चीज और भी देखोगे। हम लोग नॉर्मली अकाउंट्स को एक्रूअल बेसिस पे ही करते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम लोगों ने क्रेडिट यानी उधार में कुछ सेल कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास तो कैश आया
नहीं, फिर भी हम लोग एंट्री करते हैं ना डेटर टू सेल बोल के, ठीक है। ये हो गया एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल मतलब अगर सेल ऑकर्ड हुआ है तो हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, हमें रिसीव हुआ है कैश या नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग कैश बेसिस पे करते तो हम लोग डेटर टू सेल रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब सिर्फ कैश सेल होने से तो ही रिकॉर्ड करते या फिर कैश मिलने से रिकॉर्ड करते। लेकिन हम लोग का अकाउंट्स जो है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, वो हम लोग का कैश बेसिस पे नहीं बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर accrued, that is recognized as they are earned or incurred and recorded in the financial statement of the periods to which they relate and not when the money is received, और पेड। समझा देते फिर से एक बार। बोल रहा है कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू का मतलब सेल, ठीक है। बिजनेस में सेल करके जो अर्निंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। अब सेल कैसे हो सकता है, क्रेडिट सेल भी हो सकता है, कैश सेल भी हो सकता है। बिजनेस में मैक्सिमम क्रेडिट सेल ही होता है। अगर क्रेडिट कंसेप्ट नहीं होता ना तो ये अकाउंट सब्जेक्ट ही नहीं आता। जब हमारा कुछ बाकी किसी से रहेगा ही नहीं, सीधा कोई कुछ खरीद रहा है पेमेंट दे रहा है, हम लोग किसी से कुछ खरीद रहे हैं पेमेंट, अगर हम लोग कुछ उधार वाला कंसेप्ट रखेंगे नहीं तो अकाउंट्स का क्या काम, ठीक है। तो रेवेन्यू यानी इनकम, और कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है जो खर्चा हमें करना पड़ता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जैसे मान लो एक ग्रोसरी वाला, तो वो ग्रोसरी का सामान जो है अपनी दुकान में रखेगा तब ना वो सेल करेगा, तो पहले तो उसे सामान खरीदना पड़ेगा, यानी उसको अपने पॉकेट से कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज द कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेडिंग वाला। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो उसको मैन्युफैक्चर करने का खर्चा लगता है, ठीक है, फिर उसके बाद ही वो सेल कर पाता है। सेम सर्विस कॉस्टिंग तुम लोग सभी कोई पढ़ रहे हो कॉस्ट में, तो सर्विस सेक्टर में भी वैसे ही होता है, पहले तो कॉस्ट को इनकट करना पड़ेगा फिर ही उसे सेल कर पाओगे। जैसे मुझे पहले खुद सीखना पड़ा है कि कैसे करके AS1 काम करता है, तभी हम तुम लोग को सिखा पा रहे हैं। तो उसको सीखने के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ा है, ठीक है, मुझे भी पढ़ना पड़ा है, पढ़ाई का खर्चा, मुझे भी टाइम देना पड़ा है, टाइम का खर्चा, ठीक है, जैसे तुम लोग कर रहे हो सेम मैंने भी किया है। तो वही चीज हो गया कि अगर हम लोग अपना कॉस्ट इनकट करेंगे तो ही ना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, ये एक्रूड होता है, ठीक है, एक्रूड बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है कैसे करके उसे रिकॉर्ड करे, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब रिकॉर्ड करना। एज दे आर अर्न्ड और इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू विच दे आर रिलेटेड एंड नॉट व्हेन द मनी इज रिसीव्ड और पेड। बोल रहा है कि रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो एक्रूड होता है, यानी उसे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो अर्न हुआ या फिर जब वो इनकर्ड हुआ, एंड रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेटेड, जैसे कि हम समझा रहे हैं, एंड नॉट विच द मनी इज रिसीव्ड और पेड। जैसे कि देखो एक फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं 1 Jan 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का था, ठीक है। ये अब मान लो किसी ने दिसंबर में जो है परचेस किया था, हम लोगों से कुछ परचेस किया था, तो हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया उसको, तो हम लोगों ने एंट्री कर दिया डेटर टू सेल, ठीक है। और उनको हम लोगों ने बोला कि आप ये पेमेंट हमें नेक्स्ट ईयर जैन में कर दीजिएगा। इन्होंने 1 मंथ का, मान लो मिस्टर ए है ये, ठीक है, मिस्टर ए ने कुछ परचेस किया, किससे, मिस्टर बी से, ठीक है, मिस्टर बी से किया। कब किया, दिसंबर किया, तो दिसंबर मान लो इसने 15 दिसंबर 2023 में किया और बोला हम पेमेंट 1 मंथ
मंथ बाद कर देंगे, यानी 15 Jan 2024 में उनको पेमेंट करना था, ठीक है। लेकिन ये जो मिस्टर ए है, इनका अकाउंटिंग ईयर चलता है जैन टू दिसंबर, ठीक है। अब इनका सेल कब हुआ? 15 दिसंबर 2023 को। तो जर्नल वो कब पास करेंगे? जर्नल एंट्री 15 दिसंबर 2023 को ही पास कर देंगे। क्या बोल के? डेटर टू सेल, ठीक है। सेल किया, सेल करके क्या जनरेट हुआ? डेटर। डेटर का मतलब हो जाता है जो हम लोग का कस्टमर होता है, ठीक है। डेटर टू सेल कर दिया। अच्छा, अब ये रिकॉर्ड कब हो रहा है? 15 दिसंबर को, लेकिन पैसा कब मिलेगा? 15 जैन को मिलेगा। लेकिन कब ये रिकॉर्ड हो रहा है? 15 दिसंबर को 2023 में ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो वही चीज बोल रहा है, रेवेन्यू और कॉस्ट। यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है कितना? डेटर टू सेल, लेकिन अभी तक कैश रिसीव नहीं हुआ है, सेल हुआ है। सेल करके पैसा नहीं मिला है। पैसा कब मिलेगा? इस डेट को। तब हम लोग क्या एंट्री करेंगे? कैश टू डेटर, ठीक है। तो हमें ये कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जब पैसा मिलेगा तब रिकॉर्ड करें, या फिर जब हम लोगों ने सेल कर दिया तब रिकॉर्ड करें? जब हम लोगों ने सेल कर दिया तभी रिकॉर्ड करना है। तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड और इनकर्ड। यहाँ पर अर्नड नहीं हुआ क्योंकि क्रेडिट सेल था, इनकर्ड हुआ। इसको बोलेंगे सेल इनकट हुआ है, सेल अर्न यहाँ पर हुआ है। तो अर्न हो जाए, अर्न तब होता अगर कैश सेल होता, क्योंकि कैश सेल नहीं है, क्रेडिट सेल है, 1 मंथ बाद पैसा रिसीव करेंगे, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे सेल इनकट हुआ है। तो हम लोग उसे रिकॉर्ड कर देंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 2023 के एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वहां पर ये डेटर और सेल बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा। ट्रेडिंग में हम लोग ये बाई सेल बोल के जो दिखाते हैं उसमें ये वाला सेल भी आ जाएगा, और बैलेंस शीट में जो हम लोग डेटर दिखाएंगे वहां पर ये डेटर यानी मिस्टर बी भी रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और ऑफ द पीरियड्स टू विच दे रिलेट, ठीक है, कौन से पीरियड से रिलेटेड है? 2023 का। एंड नॉट व्हेन द मनी इज रिसीव्ड और पेड, हमें उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं करना है जब ये पैसा हमें रिसीव होगा, ठीक है। ये तो मैंने इनकम का एग्जांपल दिया तो रिसिप्ट हो गया। पेड का एग्जांपल कब होगा? जब हम लोग किसी सप्लायर से कुछ परचेस करेंगे, तो हो सकता है हम लोगों ने 15 दिसंबर को परचेस किया और उनको 15 जैन 2024 में पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग इसका मतलब तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। कब रिकॉर्ड करेंगे? जब ये इंसिडेंट ऑकर्ड होगा। पैसे मिलने से कोई मतलब नहीं है या पैसा पेमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा सेल परचेज जो भी है वो अगर इनकर्ड हो गया है, जिस पीरियड में इनकर्ड हुआ है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और हमारा पूरा का पूरा अकाउंट ऐसे ही बनता है, एक्रूअल बेसिस पे ही बनता है। तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। अगर उस पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम है तो हमें रिकॉर्ड कर देना है। यानी हम लोग अपने अकाउंट्स जो है कैसे बनाते हैं? एक्रूअल बेसिस पे हम लोग अपना अकाउंट्स को बनाते हैं, ठीक है। और ये तीन जो एजम्पशन मैंने अभी तुम लोग को बताया, ये तीनों एजम्पशन का एक भी हमें डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मली ये भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, लेकिन ये हमें डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है बाकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के तरह, क्योंकि ये हम लोग का फंडामेंटल एजम्पशन है। फंडामेंटल एजम्पशन हमें ये बोल रहा है कि अगर ये तीन हम लोग नहीं, मतलब ये तीन फॉलो करके ही अकाउंट्स बन रहा है, ठीक है, ये तीन फॉलो करके ही अकाउंट्स बन रहा है। अगर नहीं फॉलो करते हो तो बताना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं फॉलो करते हो तो बताना जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा और एक एग्जांपल देते हैं। गोइंग कंसर्न में हम लोग का बैलेंस शीट कैसे बनता है, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न नहीं है तो उसका अकाउंट्स कैसे बनेगा। देखो हम यहाँ पर समझाते हैं। क्या वो अलग बनेगा? बिल्कुल। देखो जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट का इधर लिख देते हैं लायबिलिटी और इधर लिखेंगे एसेट। अगर हम लोग का बिजनेस गोइंग कंसर्न है, जो हमें लिख के दिखाना जरूरी नहीं है लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, अगर हम लोग का बिजनेस गोइंग कंसर्न है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर गोइंग कंसर्न है तो वो अपने एसेट लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करेगा? मान लो उसके पास जो भी फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, या करेंट एसेट है। एसेट तो दो ही तरीके का हो सकता है, फिक्स्ड एसेट या करेंट एसेट। वो सबको कैसे रिकॉर्ड करेगा? वो सबको रिकॉर्ड करेगा बुक वैल्यू पे, ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होगा? बुक वैल्यू या फिर जिसे हम लोग बोल सकते हैं कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट हम समझाते हैं, बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट क्या होता है।
बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड करें। बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट का मतलब ये देखो, अभी मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया था ना, एसेट का कॉस्ट इतना है, डिप्रिसिएशन लगने के बाद ये बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट है, ये बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट है, ये बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट है, ठीक है। तो हम लोग अपने एसेट्स को, चाहे करेंट एसेट हो चाहे फिक्स्ड एसेट हो, उसे हम लोग बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड कर देंगे अगर हम लोग गोइंग कंसर्न है। और अगर हमारा लाइबिलिटीज भी देखो तो क्रेडिटर को भी हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बुक वैल्यू पे, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग का कोई लोन है, बैंक लोन वगैरह है क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में, तो ये क्रेडिट बोल रहा है, लाइबिलिटी साइड में, तो भी वो हम लोग का कैसे रिकॉर्ड होगा, बुक वैल्यू में, अगर हम लोग गोइंग कंसर्न है। तो अगर बाई चांस हम लोग गोइंग कंसर्न नहीं है तो हम लोग का कैसे रिकॉर्ड होगा वो देखो। इफ नॉट गोइंग कंसर्न, अगर कोई अपना बिजनेस बंद करना चाहता है, वो गोइंग कंसर्न नहीं है, तो वो अपना अकाउंट्स को बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करता है, तो उस केस में वो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट को कैसे दिखाएगा, देखो वो फिक्स्ड एसेट को दिखाएगा रियलाइजेबल वैल्यू पे। रियलाइजेबल वैल्यू पे मतलब समझाते हैं, देखो रियलाइजेबल वैल्यू करंट एसेट को कैसे दिखाएगा, करंट एसेट को भी रियलाइजेबल वैल्यू पे। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है, गोइंग कंसर्न नहीं है, इसका मतलब हो गया कि ये अपना बिजनेस बंद करना चाहता है, ठीक है। अगर कोई अपना बिजनेस बंद कर देगा तो अपने बिजनेस का फिक्स्ड एसेट क्या करेगा, फिक्स्ड एसेट को बेच देगा। करंट एसेट में क्या होगा, जैसे मान लो डेटर से पैसा मिलने वाला है तो वो रिकवर करना चाहेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई स्टॉक है तो उसे बेच के पैसा जो है रिकवर करना चाहेगा। सेम तरीके से क्रेडिटर को भी कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रियलाइजेबल वैल्यू पे। कोई बैंक लोन है उसे भी कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रियलाइजेबल वैल्यू पे। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट में ये सबको बेच के, अगर बेचने वाला आइटम है तो बेच दो, कुछ पैसा मिलने वाला आइटम है तो ले लो, मतलब जो है खत्म करो, काम को खत्म करो, क्योंकि बिजनेस ही नहीं चलाना चाहते हो तो तुम्हारे बिजनेस का फिक्स्ड एसेट है, जैसे कि तुम्हारे पास फर्नीचर है बेच दो, तुम्हारे पास लैंड बिल्डिंग है, मतलब बेचो, मतलब क्या करना है हमें, मार्केट में ये बेचने से जो वैल्यू हमें मिलेगा उस वैल्यू में हमें उसको रिकॉर्ड करना है। अब बिकेगा जो बिक जाएगा, आज बोलने से तो आज बिकेगा नहीं, लेकिन हम लोग अपना अकाउंट्स को जो क्लोज करेंगे उसमें हमें इसको कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मार्केट में उस एसेट का जो वैल्यू, मान लो एक फर्नीचर है, फर्नीचर का जो है बुक वैल्यू है मान लो 80,000, लेकिन मार्केट में हम लोगों ने पूछा, वो बोल रहा है हमें 50,000 दे देगा, तो हमें उसे 50,000 में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम लोग अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो सारे आइटम्स को हमें रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाना है। डेटर से मान लो हमें मिलेगा 5,000, डेटर बोल रहा है 4,000 दे देंगे, ठीक है भाई 4,000 दे दो, काम खत्म करो, ठीक है। या फिर हो सकता है 5,000 भी दे दे, ठीक है। करंट एसेट ऐसे कोई स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसे बेच के जो मिलेगा उस वैल्यू को हमें लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर, मान लो हमें क्रेडिटर को पे करना है 10,000, हम लोगों ने बोला बिजनेस तो बंद कर रहे हैं, आपको 8,000 दे देते हैं, सेटलमेंट कर लीजिए। क्रेडिटर बोला ठीक है, वैसे भी बिजनेस बंद हो जाएगा तो पता नहीं मुझे क्या मिले ना मिले, तो 8,000 ही दे दो। मतलब एग्रीमेंट, मतलब इनमें नेगोशिएशन होना चाहिए, अगर ये मान जाते ठीक है, नहीं मानेंगे तो जितना है उतना देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तब क्या होगा। हम जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। बैंक में मान लो लोन है 3 लाख का, वो 3 लाख ही हम लोगों ने पे कर दिया, तो रियलाइजेबल वैल्यू जो है ना उस पे, मतलब जिसपे हमारा ये सारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा उस पे रिकॉर्ड होगा, अगर हम लोग का बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं होता है। और ये हमें क्या करना पड़ेगा, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो हमें इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और अगर गोइंग कंसर्न है तो हमें कभी भी इस बात को डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम जितना टाइम क्लास लेते हैं, क्या मुझे रोज डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आज हम 1:30 बजे तक क्लास लेंगे, नहीं, तुम लोग को पता है कि क्लास चल रहा है यानी 1:35-40 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे डिस्क्लोज, अगर हम मान लो किसी दिन 3 घंटा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि आज मेरा क्लास जो है ना वो 2:30 बजे खत्म होगा सपोज, ठीक है, तो वो मुझे बताना पड़ेगा। तो गोइंग कंसर्न है तो बताने का जरूरत नहीं है। और कंसिस्टेंट, हम लोग क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वही करते जाएंगे, बार बार अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करना जो है अलाउड नहीं है। अगर कुछ रेलिवेंट फैक्ट है तो ही चेंज करो, ठीक है, और चेंज करने का सारा रूल्स फॉलो करो। और जो भी अकाउंट्स बनाओगे एक्रूअल बेसिस पे बनाओ, इसको हमें जो है कैश बेसिस पे बनाने का जरूरत है, एक्रूअल बेसिस पे ही बनेगा। अगर कैश बेसिस पे बनाते हो, बाई चांस अगर कैश बेसिस पे बनाते हो, यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के अगेंस्ट में जाके कर रहे हो, तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे अगर गोइंग कंसर्न नहीं हो तो ऐसे लिखोगे तो लोगों को पता चल जाएगा गोइंग कंसर्न नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखा रखा है, ठीक है। तो ये हम लोग का
AS1 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमें और मतलब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो भी डेटा हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है ना, इसी से हम लोग सारे आंसर दे पाएंगे। तो हम एक जो है तुम लोग को माइंड मैप बना देते हैं, ठीक है, जिसको देख के तुम लोग समझ जाओगे कि हमें मेन मेन क्या चीज पढ़ना है। मतलब इसका हम एक समरी बना देते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में एस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले AS1, ठीक है, पूरा समरी बना देंगे ताकि तुम लोग इसी को देख के याद कर पाओ। एक हम बना देते हैं, बाकी जितना भी एस पढ़ेंगे तुम लोग खुद से बनाना और मुझे दिखाना कि सही हुआ है कि नहीं, ठीक है, हम चेक कर देंगे। तो यहाँ पर लिखो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। समरी बनाना तुम लोग भी सीखो, क्योंकि इतना सारा एस है तो उसको अलग अलग मतलब याद रखना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा डिटेल्स में। तो जो भी मैंने स्टोरी बोला उससे डिटेल्स में याद रह जाएगा, और बाकी इसमें ये जो है एक बार गो थ्रू करोगे एग्जाम टाइम में तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो 2 पॉइंट को लेके बनता है यहाँ पर। एक हो जाएगा अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल, और इधर लिखते हैं मेथड्स, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का मेथड्स, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक यहाँ एग्जाम्पल भी दे दो और भी अच्छे से याद रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग पीपीई का मतलब मैंने बताया था फिक्स्ड एसेट को अभी फिक्स्ड एसेट नहीं बोला जाता है, बोला जाता है फिक्स्ड एसेट को अभी बोला जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, ठीक है। तो पीपीई पे हम लोग क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिशिएशन करते हैं, ठीक है। और डेप्रिशिएशन के लिए क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, एसएलएम यूज कर सकते हैं, डब्ल्यूडीबी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग इस पे प्रोडक्शन यूनिट मेथड यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। हम थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, पूरा समरी को एक ही पेज में लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन यूनिट मेथड, फिर इसमें मशीन आवर मेथड, मशीन आवर मेथड, डिप्लेशन मेथड, डिप्लेशन मेथड, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने यही पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब भी हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 कंसिडरेशन दिमाग में रखना चाहिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसिडरेशन। तो जस्ट इसके नीचे लिखते हैं कंसिडरेशन, कंसिडरेशन while applying accounting policy, while applying accounting, मैंने AC और ING लिख दिया, अकाउंटिंग पॉलिसी। तुम लोग भी अभी चाहो तो लिख सकते हो, ये तो हम लोग समरी बना रहे हैं, ठीक है। ये पूरे चीज को याद रखने के लिए समरी बना रहे हैं। देखो हम पहले ही बता दे रहे हैं, हम ये वाला और इधर भी यूज करेंगे, तुम लोग उस हिसाब से अपने कॉपी में पेज रखो। तो क्या होगा, एक ही जगह पे रहेगा तो समरी पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और आसानी से समझ में भी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 कंसिडरेशन था, ठीक है। एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी कंसिडरेशन क्या था, हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। और सेकेंडरी हम लोग का क्या था, सेकेंडरी में हम लोग का 3 चीज था। एक था हम लोग का प्रूडेंस नेचर फॉलो होना चाहिए, सेकेंड था हम लोग का सब्सटेंस ओवर फॉल, सब्सटेंस ओवर फॉल, और थर्ड था हम लोग का मेटेरियलिटी, ठीक है। ये 3 चीज। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या था, डिस्क्लोजर हम लोग का है सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज को हमें एक ही जगह पे डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो डिस्क्लोजर कहाँ दिखाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पहला पॉइंट। दूसरा, एट वन प्लेस,
ठीक है, सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज को कहाँ डिस्क्लोज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और एक ही जगह पे हमें डिस्क्लोज करना है। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट पढ़ा था, दैट इज एक नोट पढ़ा था, वो नोट यहाँ पर लिखते हैं। नोट हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्क्लोजर इज नॉट रेमेडी फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट। डिस्क्लोजर कर रहे हो मतलब जो है सब ठीक कर रहे हो, ऐसा बात नहीं है। डिस्क्लोजर इज नॉट ए रेमेडी फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट। अगर हम लोग ट्रीटमेंट गलत कर रहे हैं और उसे डिस्क्लोज कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। ट्रीटमेंट भी सही करना है, डिस्क्लोज भी करना है। सिर्फ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को डिस्क्लोज नहीं करना है, अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट। ठीक है, डिस्क्लोजर जो है वो कोई रेमेडी नहीं है रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, या फिर रॉन्ग अकाउंटिंग पॉलिसी लिख दो। यहाँ मेरा जगह कम हो रहा है, रॉन्ग अकाउंटिंग पॉलिसी लिख देते हैं। तुम लोग का जगह है तो ट्रीटमेंट लिख दो। ठीक है, रॉन्ग अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, ये हम लोग का समरी बन गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करते हैं तो हमें क्या इम्पैक्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके बाद हम लोगों ने यही वाला पॉइंट सीखा, यहाँ पर लिखते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, करेंट ईयर में क्या कैसे डिस्क्लोज करना है। अगर हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो देखो यहाँ पर लिखेंगे करेंट ईयर डिस्क्लोजर। करेंट ईयर में क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, करेंट ईयर डिस्क्लोजर। अच्छा, क्या करना पड़ेगा, करेंट ईयर में हमें बताना पड़ेगा इसका करंट ईयर में क्या इंपैक्ट आ रहा है और जो है फ्यूचर ईयर में क्या इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं करेंट ईयर इंपैक्ट, और यहां पर लिखेंगे फ्यूचर ईयर इंपैक्ट। ठीक है, अच्छा, अब करेंट ईयर में क्या होगा, करेंट ईयर में हमें जो भी इंपैक्ट आया है उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट और पीएल में क्या है, उसको क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिफिकेशन एंड इफेक्ट इन पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये सब तो हम बता चुके हैं, जस्ट तुम लोग को समरी करवा देते हैं। और अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इफ क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, इफ क्वांटिफिकेशन नॉट पॉसिबल, देन such change in accounting policy will have a material impact. This fact should be disclosed. मतलब देखो, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये देखो मैंने क्या लिखा है, इफ क्वांटिफिकेशन नॉट पॉसिबल देन सच अकाउंटिंग पॉलिसी विल हैव ए मेटेरियल इंपैक्ट। अगर उस अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने पे कोई मेटेरियल इंपैक्ट आता है तो उस फैक्ट को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इंपैक्ट आया है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट, अगर हम लोग का फ्यूचर में भी इसका इंपैक्ट आ रहा है तो वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ सच चेंज विल हैव इंपैक्ट इन फ्यूचर पीरियड, इफ सच change will have impact in future years, this fact should be disclosed। तो हमें उस फैक्ट को भी
डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। उसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़ा, अभी अभी पढ़ा, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, कंसिस्टेंसी। चाहो तो कंसिस्टेंसी आगे भी लिख सकते हो। 3 पॉइंट याद रखने से मतलब है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या देखा कि ये हमेशा इम्प्लाइड है कि ये फॉलो करके ही अकाउंट्स बन रहा है। अगर ये फॉलो नहीं होता है तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, इफ even any one of the above policy is not followed, then such fact should be disclosed। then जगह कम हो गया, रुको एक सेकेंड, यहां से लिखते हैं, if even any one of the such, if any one of the above, if any one of the above policy is not followed, then such fact should be disclosed, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि हम चाहते हैं एक ही जगह पे समरी बन जाए। तो पूरे AS1 का मैंने क्या किया, पूरे AS1 का तुम लोग को समरी बना के दे दिया। शायद मुझे थोड़ा सा इधर से करना चाहिए था तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम लोग को लिखने में ज्यादा इश्यूज होगा क्योंकि ये सारे पॉइंट ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में तो चला ही गया होगा, इतना बार मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये लिखने से क्या होगा, तुम लोगों को एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा हेल्प हो जाएगा कि बस ये अगर गो थ्रू करके जाओगे, बाकी चीज तो पता ही है क्या होगा कि AS1 क्या होता है, ये एग्जाम के एक दिन पहले देखने के लिए, ठीक है। अब जो भी एस हम लोग पढ़ेंगे ना, तुम लोग का टास्क यही रहेगा कि तुम लोग उसको ऐसे करके समरी बना लो अपने हिसाब से। तो एक मैंने करके दिखाया कि कैसे करके समरी होना चाहिए, ठीक है। मेन पॉइंट लिख के समरी बना सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें मैंने फिलहाल तो 2 ही क्वेश्चन ले रखा है, इसी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। तो इलास्ट्रेशन 1 देखो इसमें क्या बोला है और इसमें कैसे क्वेश्चन रहेगा वो भी बता देते। ये सब केस स्टडी की तरह क्वेश्चन रहेगा। हमें किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का इंसिडेंट बता देगा कि क्या हुआ है, हमें बताना पड़ेगा कि उन्होंने AS1 को फॉलो किया नहीं किया, सही किया गलत किया, वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या दिया, in the books of Messrs Prashant Limited, closing inventory as at 31st March 2002 amounts to 1,63,000 on the basis of FIFO method। मतलब प्रशांत लिमिटेड बोल के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनका क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ दिखेगा हम लोग का, एक तो ट्रेडिंग में दिखेगा, एक हम लोग का बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग में कैसे दिखता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के। कितना है इनका क्लोजिंग स्टॉक, 1,63,000 इन्होंने कैलकुलेट किया है। कैसे किया है, फीफो मेथड में, ठीक है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ये स्टॉक को कैलकुलेशन करने का मेथड होता है। जब तुम लोग कॉस्ट में पढ़ोगे, कॉस्ट में जो है मेटेरियल पढ़ोगे, तो वहां पर देखोगे कि कैसे करके होता है। अभी इतना ही समझो कि इन्होंने कोई एक मेथड है जिसका नाम है फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसको फॉलो करके इन्होंने अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रखा है 1,63,000, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, मतलब ये अपने बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक इधर 1,63,000,
अच्छा, आगे पढ़ते हैं। The company decide to change from FIFO method to weighted average method for ascertaining the cost of inventory from the year 2001 to 2002, ठीक है। लेकिन ये कब का है? ये 2001 से लेके 2002 का ही वैल्यूएशन कर रखा है 1,63,000, क्योंकि ये एट द ईयर एंड 31 मार्च 2002 है। 31 मार्च 2002 में एंड हो रहा है, मतलब 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है। तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2001, यानी या फिर 2001 में स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2002 में ये खत्म हुआ होगा। अब ये कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि ये अपना फीफो मेथड चेंज करना चाहते हैं और वेटेड एवरेज मेथड से अपना इन्वेंट्री यानी स्टॉक का वैल्यू करना चाहते हैं, वो भी 2001 का, मतलब इसको चेंज करना चाहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2002 अमाउंट टू 1,47,000। बोल रहा है इन्होंने कैलकुलेट भी कर लिया, कैलकुलेट करके इनका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ रहा है कितना, यहाँ ट्रेडिंग में ये कितना दिखाएंगे, इन्होंने कैलकुलेट करके 1,47,000 कर दिया और बैलेंस शीट में भी एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया है 1,47,000 का, ठीक है। ये कौन से मेथड से था? फीफो। और जैसे ही उन्होंने मेथड वेटेड एवरेज में चेंज कर दिया, वेटेड एवरेज मेथड से वैल्यू चेंज होके हो गया 1,47,000। ये कैसे करके मेथड में होता है, वो जब मेथड्स आएगा तो हम बता देंगे। यहाँ मेथड सीखना हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, हमें बस इतना पता है पहले इन्होंने 163 कर रखा था, उसी स्टॉक के वैल्यू को उन्होंने दूसरे मेथड से कैलकुलेट करके 147 कर दिया है, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2002 1,95,000 बोल रहा है। इसी डेट पे 31 मार्च 2002 पे रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है जिस प्राइस पे इन्हें ये मिल सकता है, जिस प्राइस पे ये मार्केट में इसे बेच सकते हैं, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब आज अगर ये मार्केट में स्टॉक को बेचने जाए तो इन्हें कितना मिलेगा आज, यानी कौन से डेट का बात कर रहे हैं? 31 मार्च 2002, ठीक है। 31 मार्च 2002 में अगर ये इसी स्टॉक को बेचने जाए तो इन्हें मिल जाएगा 1,95,000, ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रखा है। अब देखते हैं करने क्या बोला है। बोल रहा है डिस्कस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग बताओ कि इन्होंने जो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है इसमें इन्हें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये बताओ, ठीक है। ये हमें पूछा है, तो मैंने जैसे बोला तुम लोग को क्वेश्चन में ना हमें ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, अब ये समरी का बेनिफिट देखो। तो सबसे पहले देखो एक चीज देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होता है, मैंने अभी तुम लोग को आज पढ़ाया कि जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होता है तो उसका हमें इफेक्ट देखना पड़ेगा पीएल और बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग अमाउंट के साथ बोल सकते हैं तो हमें उसे अमाउंट के साथ बताना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपने स्टॉक का वैल्यू किया था पहले 1,63,000, अब वैल्यू कर रहे हैं 1,47,000। मेथड चेंज करने की वजह से वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। अब इसका रियलाइजेबल वैल्यू है 1,95,000 और मैंने तुम लोग को डे 1 में ही एक चीज बताया, मतलब इसके पहले वाले क्लास में, या फिर तुम लोग इसको 11-12 में भी सुने होंगे कि इन्वेंट्री का वैल्यू कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मैंने तुम लोग को यहाँ पर बताया भी था, ये रूल्स है, ये देखो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उसमें इन्वेंट्री का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इन्वेंट्री का वैल्यू है 1,63,000, एनआरवी है 1,95,000 और दूसरे केस में इन्वेंट्री का वैल्यू है 1,47,000, एनआरवी है 1,95,000। तो मुझे बोलो लोअर कौन सा है? ये है हम लोग का कॉस्ट जो हम लोग खुद से कैलकुलेट करते हैं। एनआरवी मतलब मार्केट में कितना, एनआरवी का मतलब क्या है? रियलाइजेबल वैल्यू, बेच के क्या मिलेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इतना मिलेगा। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इन दोनों में लोअर कौन सा है? 163 और 195 में लोअर कौन सा है? बोलो। अरे 1,63 और 1,95 में लोअर वैल्यू कौन सा है? 1,63,000। 1,63,000, ठीक है। तो हम लोग इसे 1,63,000 में रिकॉर्ड करेंगे अगर हम लोग फीफो बेसिस पे करते हैं, जो कि हम लोगों ने किया है, ठीक है। और वेटेड एवरेज में भी क्या हो रहा है, अगर हम लोग वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं जिससे हम लोग का उसी स्टॉक का वैल्यू 1,47,000 हो जाएगा, उसमें हम लोग का 1,95,000 और 1,47,000 में लोअर कौन सा है? 1,47,000, तो हमें 1,47,000 से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब
इफेक्ट क्या आएगा? अगर हम लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक को 1,63,000 से रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में, क्योंकि ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और अगर हम लोग 1,47,000 से करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा? क्या कोई मुझे बोल सकता है कि कहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कम या ज्यादा दिखेगा? बोल सकते हो? तो हम एक एग्जांपल देते हैं, उसके थ्रू से तुम लोग बोलना चाहो तो बोल सकते हो। जैसे मान लो ये मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या क्या लिखा जाता है तुम लोग को पता है, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, ये सब हम लोग लिखते हैं। मान लो यहाँ पर ट्रेडिंग में वैल्यू है हम लोग का 100 इधर फिक्स्ड है, इधर मैंने लिखा 250, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 150, ठीक है। और इधर अगर हम लिख लेते हैं 200, तो यहाँ पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 250 कर दिया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया, प्रॉफिट बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक को कम किया, प्रॉफिट कम हो गया। मतलब क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट जो है वो अपने साथ में कैसे रिलेटेड है? प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा। अगर हम लोग 1,63,000 के जगह 1,47,000 से अपना क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट पहले से, मतलब मेथड चेंज करने के बाद प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? देखो मैंने अभी अभी तो सेम चीज ही बताया, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 200 है तो जो प्रॉफिट होगा वहीं पर, अगर क्लोजिंग स्टॉक 250 होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया ना। तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1,63,000 है, जो भी प्रॉफिट आएगा, अगर हम 1,47,000 से उस क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा कि ज्यादा आएगा? क्या हम समझा पा रहे हैं तुम लोग? कम आएगा। मैम कम आएगा। कम आएगा। देखो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखो ना, ये 100 को मैंने फिक्स्ड कर दिया, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझाए। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक 200 रिकॉर्ड करते हैं और इधर मेरा कॉस्ट, ये क्या है? मेरा कॉस्ट है, मैंने 100 रुपए का एक स्टॉक खरीदा और उसे मैंने 200 रुपए में बेच दिया। मैंने 100 रुपए का एक स्टॉक खरीद के 200 में बेच दिया, मेरा प्रॉफिट 100 रुपए है। और मैंने 100 रुपए का स्टॉक खरीद के 250 में बेच दिया तो मेरा 150 का प्रॉफिट है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं, ये मान लो सेल नहीं, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। मतलब ये टोटल इधर का हम अमाउंट बता रहे क्रेडिट साइड का, उस हिसाब से यहाँ पर तो नॉर्मली सेल और क्लोजिंग स्टॉक दोनों मिलके यहाँ पर टोटल होता है, ठीक है। तो हम ये बता रहे कि अगर मेरा इधर 100 है, इधर 200 है, तो बैलेंस करके 100 आएगा, इधर 250 है, इधर 100 है, तो बैलेंस करके 150 आएगा। तो हम वही बता रहे कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जितना ज्यादा होगा मेरा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो क्या इंपैक्ट आएगा? अगर हम लोग फीफो से वेटेड एवरेज में ट्रांसफर होते हैं तो जो भी डेटा हमें गिवन है उससे हमें ये पता चल रहा है कि हम लोग का प्रॉफिट जो है डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा कितना कम होगा? ये दोनों का डिफरेंस जैसे देखो कितना कम हुआ, 150 से 100, मतलब 50 रुपए से चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कितने से चेंज हुआ? 50। जितना से क्लोजिंग स्टॉक कम ज्यादा होगा प्रॉफिट भी उतने से ही कम ज्यादा होगा। तो बोलो कितने से प्रॉफिट कम ज्यादा होगा? 1,63,000 था, अभी बोलेंगे 1,47,000 रिकॉर्ड करने का बात चल रहा है, तो 16,000 से हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा? कम दिखेगा। अगर हम लोग इस पे रिकॉर्ड करेंगे तो 16,000 से हम लोग का प्रॉफिट कम दिखेगा। तो हमें पूछा है क्वेश्चन में कि बताओ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? तो समरी मैंने इसीलिए लिखवाया। ये देखो अब समरी का क्या बेनिफिट है, ये हटाते हैं। समरी का यही बेनिफिट है कि तुम लोग यहाँ पर जैसा क्वेश्चन है उसको कैसे खुद ब खुद रीड करके आंसर कर सकते हो। ये देखो अभी अभी मैंने यहाँ पर क्या लिख पाया, देखो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने लिख पाया चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। उसमें हमें क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? क्वांटिफाई करना पड़ेगा पीएल बैलेंस शीट का इंपैक्ट। तो हम लोगों ने देखा 16,000 से प्रॉफिट मेरा कम दिखेगा, क्वांटिफिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग ये बता देंगे, और अगर फ्यूचर में भी इसका कोई इंपैक्ट आएगा तो वो भी बताना पड़ेगा। अब कैसे आंसर लिखना है ये देखो, हम यहाँ से रीड करके बताते हैं, ये हम तुम लोग को शेयर कर देंगे। हम लिखवा नहीं रहे क्योंकि इतना सारा चीज तो लिखवाना पॉसिबल नहीं है। ये तुम लोग अपने हिसाब से इंग्लिश यूज करके लिख सकते हो, लेकिन लिखने का कुछ रूल्स है वो हम बता देते हैं। एक बार यहाँ से पढ़ के बता रहे, एज इट इज लिखना जरूरी नहीं है, तुम लोग को जो भी समझा है तुम लोगों ने उसी चीज को लिखना है, और मतलब कंसाइज करके अच्छे से लिखना है। पहले देख लो यहाँ क्या लिखा है, एज पर AS1, क्या ये हमें लिखना जरूरी है? बिल्कुल। तुम लोग को ये सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि तुम लोग इस आंसर को किस AS के थ्रू से दे रहे हो। जैसे अभी तो हम लोगों ने AS1 ही पढ़ा है तो तुम लोग AS1 ही समझोगे, लेकिन एग्जाम में तो सारे AS में से कोई एक AS आएगा।
तो तुम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ये कौन से एस का आंसर दे रहे हो। तो एज पर एस 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मेटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बेसिकली जो हमें एस में पॉइंट बोला गया है कि कोई भी अगर हम लोग का नया पॉलिसी हम लोग अगर चेंज कर रहे हैं, नया नहीं ले रहे हैं, अगर हम लोग वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, तो उसका जो भी इंपॉर्टेंट इफेक्ट आएगा वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज टू द एक्सटेंट एसर्टेनेबल। बोल रहा है कि अगर एसर्टेन करना पॉसिबल है तो उस अमाउंट को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करो। अब इन्होंने ऐसा लैंग्वेज यूज किया, लेकिन मैंने तुम लोग को बार बार पढ़ाते हुए दिमाग में ये पॉइंट डाल दिया। तो तुम लोग ये लिख सकते हो कि AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं तो हमें उसका क्वांटिफाई करके उसका इफेक्ट पीएल बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा। अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो उसका जो इफेक्ट है वो बताना पड़ेगा। तुम लोग ये दो लाइन को ऐड करके लिख सकते हो। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वैसे ही एज इट इज लिखना पड़ेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, फिर वो लोग बोल रहे हैं वही पॉइंट, होली और इन पार्ट, ना तो हम लोग पूरा निकाल पा रहे उसे कैलकुलेट करके, ना आधा अधूरा निकाल पा रहे। द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड, तो हमें कम से कम फैक्ट बता देना पड़ेगा कि क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। 10 प्रशांत लिमिटेड शुड डिस्क्लोज द चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो प्रशांत लिमिटेड है उन्हें भी अपने मेथड को चेंज जो उन्होंने किया है फीफो से वेटेड एवरेज, उन्हें बताना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ रहा है। द कंपनी में डिस्क्लोज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फॉलोइंग मैनर। अब वो ये कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ, पहले स्टैंजर में हमें ये लिखना पड़ेगा कि AS1 के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और AS1 अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करने के बारे में हमें क्या क्या बोला है, पहले तो तुम लोग को ये लिखना पड़ेगा। फिर तुम लोग ये लिखोगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रशांत लिमिटेड को भी ये सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। और वो ये सारी चीज कैसे कर सकते हैं वो इस स्टैंजर में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू। कंपनी को हमेशा अपने स्टॉक को कैसे वैल्यू करना पड़ता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे उन्हें जो है इसे वैल्यू करना पड़ता है, जो मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था। सिंस नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री इन करंट ईयर वाज ग्रेटर देन द रिस्पेक्टिव कॉस्ट। मतलब क्या बोल रहा है, देखो अभी अभी तुम लोगों ने ये वाला पॉइंट किया है, बट इन्होंने लैंग्वेज में लिखा है तो शायद तुम लोग को नहीं समझ में आता है, हम यहाँ से बताते। देखो बोल रहा है कि हर बार एनआरबी कॉस्ट से हम लोग का ज्यादा ही है। एनआरबी कितना है, 1,95,000, चाहे वेटेड एवरेज ले लो चाहे जो है फीफो ले लो, दोनों केस में कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, हमेशा कॉस्ट ही हम लोग का लोअर आ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हर क्वेश्चन में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार हम लोग का कॉस्ट ही लोअर आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे, चाहे फीफो में कर लो चाहे जो है डब्ल्यू वेटेड एवरेज मेथड में कर लो, हम लोग का हर बार कॉस्ट ही लोअर आ रहा है। वही बता रहा है द कंपनी वैल्यूड इट्स इन्वेंट्री एट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड होता है। इन द प्रेजेंट ईयर, मतलब 2001 2022 का बात हो रहा है, that is 2001-2002, the company has changed to weighted average method which better reflects the consumption pattern of inventory for ascertaining inventory cost from the earlier practice of using FIFO for purpose. The change in policy had reduced current profit and value of inventory by 16,000. ये मिडिल वाला पॉइंट बताते, पहले ये बता देते हैं इसका इफेक्ट क्या आया। अब हम लोगों ने ये पॉलिसी चेंज करने के वजह से करेंट ईयर में हम लोग का प्रॉफिट जो है वो 16,000 से क्या दिखेगा, कम दिखेगा, और इन्वेंट्री का वैल्यू भी 16,000 से कम दिखेगा, जो कि मैंने तुम लोग को कैलकुलेट करके अभी अभी दिखाया। और यहाँ पर एक जो और लाइन इन्होंने ऐड किया है वो हम बताते हैं कि बोल रहा है कि कंपनी ने वेटेड एवरेज मेथड में क्यों शिफ्ट किया है। अब देखो कोई अपना अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों चेंज करना चाहेगा, उसे जरूर ये लग रहा होगा कि फीफो से मेरे लिए वेटेड एवरेज ज्यादा जो है यूजफुल है, इसीलिए वो चेंज करना चाह रहा होगा। तो देखो वही लिखा है द कंपनी हैज चेंज टू वेटेड एवरेज मेथड व्हिच बेटर रिफ्लेक्ट्स द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी स्टॉक
यानी कि रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है। तो बोल रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि ये अपना जो स्टॉक को कंज्यूम करते हैं यानी यूज करते हैं, उसमें अगर ये अपने स्टॉक का वैल्यू वेटेड एवरेज में करे तो शायद इनको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फॉर एसर्टेनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट फ्रॉम द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फीफो फॉर द पर्पस। तो इनको लगता है इनका पर्पस फीफो से अच्छा वेटेड एवरेज फुलफिल कर लेगा, इसीलिए इन्होंने इस मेथड में चेंज किया होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने लिखा कि इस चेंज के वजह से हमारा स्टॉक का वैल्यू भी कम हो जाएगा 16,000 से, जो हमें बैलेंस शीट में इंपैक्ट दिखेगा, और ट्रेडिंग में क्या इंपैक्ट दिखेगा, हम लोग का प्रॉफिट जो है 16,000 से कम हो जाएगा। तो ये पूरा चीज हमें बताना है, हम लोग अपने लैंग्वेज में आराम से बता सकते हैं। हम लोग को आंसर हमेशा 3 पॉइंट में देना पड़ेगा। एक लास्ट वाला हम लोग का होगा कंक्लूजन, ठीक है। लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। और फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे कि हमारा एस, जो भी एस के रिगार्डिंग हम लोग आंसर दे रहे हैं वो हमें क्या बोल रहा है, मतलब हम यहाँ पर पैटर्न बता देते हैं कैसे तुम लोग का आंसर लिखना है। आंसर का सिस्टम कैसे होगा, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कोट करना पड़ेगा, ठीक है। कोट करना पड़ेगा क्या, कि एज पर AS1 के हिसाब से जो हमें पूछा गया है वो क्या बोला जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस देंगे, ठीक है। एनालिसिस का मतलब है जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मतलब मैटर गिवन इन क्वेश्चन, मैटर गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो बात बोला है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखना चाहिए था कि AS1 के अकॉर्डिंग अगर कोई अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करता है तो उसके उस चेंजेस का जो है क्वांटिफाई करके बताना पड़ेगा, मतलब वैल्यू बताना पड़ेगा कि पीएल और बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आ रहा है और कितने अमाउंट से इंपैक्ट आ रहा है। और अगर कम अमाउंट जो है कैलकुलेट नहीं करके बता पाता है, कम से कम फैक्ट को डिस्क्लोज कर दे कि क्या इफेक्ट आएगा, और फ्यूचर में भी, फ्यूचर ईयर में भी अगर कोई इफेक्ट आएगा तो वो उसे बता देना चाहिए, पहले ही वो लिख देना चाहिए। फिर एनालिसिस में हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रशांत लिमिटेड ने क्या किया है, उन्होंने अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन का मेथड है वो फीफो से वेटेड एवरेज में वो लेके चले गए हैं, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम लोग ये लिखेंगे कि इनको फिर क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर कंक्लूजन दिया है, देखो इन्होंने क्या ट्रीट मतलब क्या इफेक्ट हुआ, कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्या इफेक्ट होगा इसका, ठीक है, वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 3 पॉइंट में आंसर को लिखना पड़ेगा, और ये चीज ना तुम लोग को लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर तुम लोग इसको नहीं लिखोगे तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि देखो ये पूरा रट के इस तरीके से लिखना ना तो जरूरी है ना तो लिख पाओगे। तुम लोग लिख के प्रैक्टिस करो कि कैसे करके हमें लिखना पड़ेगा, और जरूरत पे मुझे दिखा भी सकते हो, ठीक है, कि आंसर सही हुआ है कि नहीं। क्योंकि देखो हम बोलेंगे कि इसको रटना पॉसिबल भी नहीं और एज इट इज मत लिखो। सबसे पहले तुम लोग ऐसे लिखो कि AS1 में क्या पॉइंट बोला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखो कि एनालिसिस की जिस मैटर पे बोला गया है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद तुम लोग का इसके हिसाब से कंक्लूजन क्या है, मतलब एएस ने क्या रिकमेंड किया है और तुम लोग का इस बात पे एनालिसिस क्या है, ठीक है। और ये दोनों मिला के फिर तुम लोग को आंसर देना है, कंक्लूजन दिखाना है, जो कंक्लूजन जो है क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सेम क्वेश्चन हम लोग का इलास्ट्रेशन 2 भी है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 2 में क्या बोला है, देखो जगन्नाथ लिमिटेड हैड मेड ए राइट इशू ऑफ शेयर्स इन 2002। अब राइट इशू का मतलब क्या होता है, राइट इशू का मतलब है कंपनी अगर फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ आया है मार्केट में, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। और अगर कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू के बाद फिर से शेयर इशू करती है उसे बोलते हैं फर्दर इशू, ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक रूल्स है कि अगर हम लोग फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रहे हैं, कंपनी अगर फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही है तो वो पब्लिक को ऑफर करेगी, ठीक है। लेकिन सेकेंड टाइम जब वो शेयर इशू करेगी तो पहले उसे अपने इंप्लॉय में से, जैसे कि डायरेक्टर इंप्लॉय वगैरह को, पहले इंप्लॉय डायरेक्टर इनको ऑफर करना पड़ेगा शेयर, और वो भी कंसेशनल रेट पे। कंसेशनल मतलब सस्ते में, मार्केट में जो भी प्राइस में बेचेंगे उससे कम में। तो क्यों
क्यों? क्योंकि इनका राइट्स है। क्या चीज का राइट्स है? इन्होंने कंपनी में इतना दिन मेहनत किया है, तो इनको पहले ऑफर दिया जाएगा कि आप हमारी कंपनी का शेयर खरीद लो सस्ते में, हम लोग फिर से शेयर इशू कर रहे हैं, और आपको जो शेयर इशू करेंगे उसका नाम होगा राइट इशू, अधिकार के तौर पे जो शेयर इनको मिलेगा। ठीक है, अब इसके इनके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि खरीदना ही पड़ेगा, परचेज करना ही पड़ेगा, ये परचेज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऑप्शन होता है। ठीक है, राइट इशू का मतलब यही होता है। अब आगे राइट इशू का अलग अलग टॉपिक भी होता है, चैप्टर भी होता है, जिनका है उनको पढ़ाएंगे। तो राइट इशू का मतलब फिलहाल इतना समझो कि कंपनी अगर सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम शेयर इशू के बाद सेकेंड टाइम करती है, तो उसे अपने डायरेक्टर, एम्प्लॉय वगैरह को पहले कंसेशनल रेट पे शेयर का ऑफर देना पड़ेगा, और उसके लिए इस जो सिस्टम है उसको बोला जाता है, इनको राइट इशू किया गया है। ठीक है, कंपनी ने सोचा है कि वो राइट इशू करेगी 2002 में इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर। ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि कंपनी राइट इशू करना चाहती है ना, इसको कंपनी को मेल करके एक लेटर लिख के अपने मेंबर को, यानी एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को भेजना पड़ेगा। ठीक है, इट हैड प्रोजेक्टेड ए सरप्लस ऑफ 40 करोड़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। इन्होंने ऐसा क्यों सोचा है कि हम लोग राइट इशू करेंगे? क्योंकि इनको लगता है कि इनके बिजनेस में सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो है 40 करोड़ हो सकता है, मतलब इनके पास सेविंग्स हो जाएगा 40 करोड़ का, इनका ऐसा प्रोजेक्शन है, मतलब सोच रहे हैं कि कंफर्म नहीं हुआ, इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ इस बार तो हम लोग 40 करोड़ का सरप्लस जनरेट कर लेंगे। द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन द हेदर टू का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, पुराना, followed accounting policy and presented for perusal of the board of directors showed a deficit of 10 करोड़। बोल रहा है कि the draft result for the year, लेकिन जब इस साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको जब ड्राफ्ट किया गया, मतलब रेडी किया गया, प्रिपेयर्ड ऑन द हेदर टू फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब जो ओल्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज ये लोग यूज करते थे उसी को यूज करके जब इन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, तो इन्होंने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने देखा कि 10 करोड़ का डेफिसिट दिख रहा है, जबकि इन्होंने सोचा था कि 40 करोड़ का सरप्लस होगा, और इन्होंने रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में 10 करोड़ का डेफिसिट हुआ। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो सिंपल सा पॉइंट अभी तक क्या बोला है कि एक कंपनी है जो राइट इशू करना चाहती है, और इनको ये भी लगता है साथ साथ कि इनको 40 करोड़ का जो है फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, मतलब सरप्लस, प्रॉफिट नहीं मतलब सरप्लस, यानी बचा हुआ अमाउंट इनके पास सारे खर्चे पे करने के बाद 40 करोड़। फिर इन्होंने जब एक्चुअली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया ओल्ड पॉलिसीज को यूज करके, तब देखा कि 40 करोड़ का सरप्लस तो छोड़ो, 10 करोड़ का डेफिसिट दिख रहा है। अभी तक यही बताया। द बोर्ड इन कंसल्टेशंस विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइड द फॉलोइंग। अब इन्होंने एक मीटिंग रखा, मीटिंग रख के डिसाइड किया है कुछ, क्या डिसाइड किया है, डायरेक्टर के साथ बैठ के, वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ हेदर टू मेथड ऑफ वैल्यूएशन इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट। अभी तक ये लोग अपने स्टॉक को वैल्यू करते थे प्राइम कॉस्ट में, मतलब जो प्राइम कॉस्ट होगा वही इनका स्टॉक का वैल्यू होगा, जो कि था 30 करोड़, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ये लोग अपने स्टॉक का वैल्यू कैसे करें, वर्क्स कॉस्ट में, जो कि है 50 करोड़। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, प्राइम कॉस्ट में वैल्यू करना और वर्क्स कॉस्ट में वैल्यू करना। ठीक है, प्राइम कॉस्ट का मतलब है अगर हम लोग सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, जैसे कल ही तुम लोग को मैंने कॉस्ट के क्लास में बोला था कि डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब ऐड करने से जो अमाउंट निकल के आता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसे हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का तो मैंने कल एग्जांपल दिया ही था कि फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं अगर वही नहीं आएंगे तो काम बंद हो जाएगा, मतलब जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, जो नहीं आने पे काम बंद हो जाएगा, वो होते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो भी चीज वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए जो मटेरियल का जरूरत होता है, अगर वो मटेरियल ही नहीं हुआ तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब मेटेरियल और लेबर के अलावा ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मेटेरियल को परचेज करके लेके आने के लिए जो कैरेज का खर्चा लगता है, वो हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। और ये सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने से इसका नाम होता है प्राइम कॉस्ट। तो ये लोग क्या करते थे, ये सारी चीजों को ऐड करके जो वैल्यू होता था उस पे अपने स्टॉक को वैल्यू करते थे। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि इस पे नहीं, वर्क्स कॉस्ट पे करेंगे। वर्क्स कॉस्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट पे जब हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, ठीक है, तो उससे जो कॉस्ट निकल के आता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब देखो, जब भी हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे हमें रॉ मटेरियल का जरूरत होगा। जैसे मान लो हम लोग फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें लकड़ी का जरूरत होगा, जो है हमारा डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, हमें कारपेंटर का जरूरत होगा जो कि उससे जो है फर्नीचर बना सकते हैं, हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जरूरत होगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में मान लो जो है रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा, इस तरीके के एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड बोला जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आएगा वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग प्राइम कॉस्ट में वैल्यू नहीं करेंगे, अब से हम लोग वर्क्स कॉस्ट में वैल्यू करेंगे। तो हम लोग का इन्वेंट्री का वैल्यू 30 करोड़ के जगह 50 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का पॉइंट हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इस पे दूसरा आंसर होगा। अभी ये पढ़ा है तो यही बता देते, इससे ज्यादा हम लोग आज कर नहीं पाएंगे, टाइम हम लोग का ज्यादा नहीं है। अब देखो, एज चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, इस पॉइंट को एक बार इग्नोर करके ये 1 के बाद ये पढ़ रहे हैं। यू आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स ऑन अकाउंट्स फॉर इंक्लूजन इन द एनुअल रिपोर्ट 2001-2002। तो अगर हम लोग ये चेंज करते हैं तो हमें क्या बताना पड़ेगा, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो सेम पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही है। देखो, अगर हम लोग अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे 50 करोड़ दिखाएंगे, पहले 30 करोड़ दिखाते थे, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हम लोग का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी अभी तो मैंने दिखाया ना तुम लोग को कैलकुलेट करके कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। अब कितने से प्रॉफिट बढ़ेगा, 2 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम तरह का आंसर ही हमें देना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं इन्होंने कैसे लिखा है, हम पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, एज पर AS1 एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज ए मेटेरियल इफेक्ट इन द करेंट पीरियड और व्हिच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव मेटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज। मतलब AS1 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है तो उसके वजह से जो भी इंपॉर्टेंट इफेक्ट आएगा करेंट ईयर में या फिर उसके बाद वाले पीरियड में, वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। In the case of change in accounting policies which has a material effect in current period, the amount by which any item in the financial statement is affected by such change should be disclosed to the extent ascertainable। और क्या बोल रहा है कि जब भी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज होगा और उसका मेटेरियल इफेक्ट करेंट पीरियड या दूसरे पीरियड में आएगा तो उसका वैल्यू हमें, अगर हम लोग एसर्टेन कर पाते हैं तो एसर्टेन करके बताना है कितने से इफेक्ट आएगा। जैसे कि अभी हम लोग कर पाए कि हम लोग का जो प्रॉफिट है वो कितने से चेंज हो जाएगा, तो ये जो है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जितना अप एंड डाउन हो रहा है उतने से प्रॉफिट चेंज होगा। ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग का 20 करोड़ से बढ़ेगा और प्रॉफिट भी 20 करोड़ से बढ़ जाएगा। वेयर सच अमाउंट इज नॉट एसर्टेनेबल, अगर हम लोग इस अमाउंट को एसर्टेन नहीं कर पाते हैं होली या पार्टली तो हमें उस फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली द नोट्स ऑन अकाउंट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज द चेंज इन इफेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स देके बताना पड़ेगा कि क्या इफेक्ट आया और कितना आया। हम पहले वाले क्वेश्चन का बता देते हैं जो कि यहां से यहां तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का है, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट। इस साल ये लोग चाहते हैं कि इन्वेंट्री को फैक्ट्री यानी कि वर्क्स कॉस्ट, एक ही बात है, फैक्ट्री कॉस्ट जो होता है वही वर्क्स कॉस्ट होता है, अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इट प्राइम कॉस्ट। प्रैक्टिस मतलब पहले से इनका रूल्स था कि ये लोग प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करते थे, बट ये वर्क्स कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहते हैं। एज वाज द प्रैक्टिस टिल लास्ट ईयर तक तो ये प्राइम कॉस्ट पे ही सोच रहे थे, अभी सोच रहे हैं वर्क्स कॉस्ट पे करेंगे, ठीक है। This has been done to be recognize of the more capital intensive method of production on account of heavy capital expenditure during the year। ये पॉइंट बताते हैं क्या बोल रहा है यहां से यहां तक। अब देखो, एज ए रिजल्ट, और ये चेंज की वजह से क्या इफेक्ट आया, द ईयर एंड इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 50 करोड़ एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंक्रीज्ड बाय 20 करोड़। तो अगर हम लोग ज्यादा वैल्यू दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। तो पूरा पॉइंट समझ में आ गया एक्सेप्ट ये वाला पॉइंट। यहाँ पर एक रीजन दिया है कि क्यों ये लोग अपना जो
क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का मेथड है वो प्राइम कॉस्ट से वर्क्स कॉस्ट में ट्रांसफर किए हैं। तो इन्होंने अपना एक रीजन बताया, तुम लोग कोई भी रीजन बता सकते हो अपने हिसाब से। जैसे इन्होंने बोला है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव मेथड को यूज करना है, मतलब हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे मान लो इन्होंने शायद ऐसा कुछ किया होगा कि नया कुछ मशीन्स वगैरह खरीद लिया है, तो मशीन से कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मशीन्स वगैरह का ज्यादा यूज होता है बिजनेस में तो मशीन्स का खर्चा ज्यादा आएगा, यानी फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं तो क्यों प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करें, जब मेरा जिस सेक्टर में ज्यादा खर्चा हो रहा है उसी सेक्टर के अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू करना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा है देखो, देयर दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मोर कैपिटल, ठीक है, इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा हो रहा है, मतलब ह्यूमन बीइंग से ज्यादा मशीन का यूज हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हम लोग बड़ा बड़ा मशीन खरीद रहे हैं तो बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इस साल। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि वर्क्स कॉस्ट पे अपने इन्वेंट्री का वैल्यू करें, ना कि प्राइम कॉस्ट पे। क्या ये रीजन देना जरूरी है? हाँ, एक रीजन दे सकते हो, देने से बेटर होगा। रीजन देने से जैसे यहाँ पर दिया था ना कि इनको लगता है कि अगर ये फीफो से वेटेड एवरेज में शिफ्ट हो जाए तो इनका इन्वेंट्री का कंजम्पशन पैटर्न जो है वो बेटर रिफ्लेक्ट होगा, इनको ऐसा लगता है। तो तुम लोग कुछ नहीं हो, कम से कम इतना लिख सकते हो कि इनको ये लगता है कि अगर ये प्राइम कॉस्ट के जगह वर्क्स कॉस्ट फॉलो करेंगे तो इनका इन्वेंट्री का जो सिस्टम है वो ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन रीजन क्या है? वर्क्स कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा ऐड होने के बाद जो वैल्यू मिलता है। इसका मतलब ये लोग जो है मशीन रिलेटेड काम ज्यादा कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। इसीलिए इनका सोचना ये है कि हम लोग क्यों ना प्राइम कॉस्ट से शिफ्ट होके वर्क्स कॉस्ट वाले पैटर्न में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि ये लोग अपना वर्क्स कॉस्ट में इसको वैल्यू करें। और इसका इम्पैक्ट क्या आया? 20 करोड़ का हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी 20 करोड़ से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। पॉइंट 2 मैंने तुम लोग को नहीं बताया, पॉइंट 2 तुम लोग चाहो तो एक बार खुद से पढ़ के देख सकते हो, तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। यहाँ मैंने 2 ही क्वेश्चन लिया है और भी काफी सारा क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग AS1 का बाकी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हम ऐसे आंसर दे ही देंगे तुम लोगों को, फिर PDF शेयर कर देंगे, तुम लोग को आंसर खुद से कॉपी में जरूर नोट डाउन करना है अपने लैंग्वेज में लिख के, और हो सके तो मुझे दिखा के चेक भी करवा लेना है, ठीक है। और हम लोग ये खत्म होने से अगर हो सके तो नेक्स्ट क्लास में AS2 स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।